लेक्चर में हम लोगों ने हिंदुत्व यानी हिंदू रिवाइवलिज्म इंडिया में कैसे हुआ, तो उसका काफी ट्रेस किए थे 1857 से लेकर 1925 तक। तो मैंने उसमें बताया था कि फिर सावरकर के आने के बाद हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कैसे आगे बढ़ना शुरू हुए। तो सावरकर वाज द फर्स्ट मैन जिसने ये पूरा आइडिया दिया था। इन जो तीन टर्मिनोलॉजी उसने बनाया था, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। सो हिंदू टर्मिनोलॉजी तो पहले से अवेलेबल थी, सावरकर ने उसको एक नया शेप दिया था। हिंदुत्व एक बिल्कुल नया टर्म था जो सावरकर ने कॉइन किया, और हिंदू राष्ट्र ये भी एक नया टर्म था जो सावरकर ने कॉइन किया। तो उससे पहले ये टर्म्स जो है ये नहीं आते थे। लेकिन सावरकर के इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ी, यानी उसके तो फेमस हुई, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी हिंदू महासभा वो फ्लॉप हो गई। अभी सावरकर जो स्टूडेंट था वो बीएस मूंजे का था, तो मूंजे के दो स्टूडेंट थे, एक सावरकर और हेडगेवार। सावरकर ने बनाया था हिंदू महासभा। दूसरा जो स्टूडेंट था मूंजे का, जो नागपुर में ही रहता था, बेसिकली तेलंगाना से बिलोंग करता था, लेकिन फैमिली नागपुर शिफ्ट हुई थी, वो था हेडगेवार। तो हेडगेवार बहुत गरीब फैमिली से आते थे, राइट। उनके पास अपनी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं था। सो मूंजे ने पूरा फंडिंग किया और बाद में वो कैटरेक्ट के डॉक्टर बने। हेडगेवार भी इनिशियली कांग्रेस में थे। अभी वो जमाने में कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चल रही थी इंडिया की, सो 1920 के बाद कांग्रेस को गांधी जी लीड कर रहे थे। और उस जमाने में मुसलमान कांग्रेस के बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर्स नहीं थे। तो गांधी ये चाहते थे कि मुसलमान भी खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुसलमान उस वक्त तक किसी चीज में, यानी नॉर्मली सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते जब तक कि वो डायरेक्ट रिलीजन से कनेक्ट ना हो। उसी जमाने में ये हुआ कि खिलाफत का जो निजाम कायम था, अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे इर्तुगल सीरीज, तो इर्तुगल का जो बेटा था उस्मान, जिसने खिलाफत उस्मानिया कायम किया था, आप उसको बादशाह भी कह सकते हैं, तो वो 600 ईयर्स तक कायम रही। और 1920 में उसको खत्म कर दिया गया ब्रिटिश के जरिए। तो वो जमाने में यानी कमाल अतातुर्क जो था वो टर्क्स ही था, उसने खिलाफत को जो है एबॉलिश कर दिया। अभी खिलाफत खत्म हुई तुर्की में, और उसको बचाने की जो कोशिशें हुई वो शुरू हो गई हिंदुस्तान के अंदर। अब हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ने ये पूरी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, मौलाना जफर अली खान, ये सारे लोग जो है इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। सो गांधी जी को लगा कि ये चूंकि खिलाफत भी खत्म ब्रिटिश ने किए थे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम मुसलमानों को जो है इंडिपेंडेंस फाइट के अंदर मर्ज कर सकते हैं, उनको अपने साथ ले सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट की। लेकिन कांग्रेस की मेजोरिटी ये नहीं चाह रही थी, यानी स्पेशली जीना जीना ने भी जो है गांधी जी का बायकॉट किया, क्योंकि वो खिलाफत की को नहीं मानते थे जीना। इसी तरह जो राइट विंग के मानने वाले थे हिंदुत्ववादी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह लेफ्टिस्ट यानी खुद तो पंडित नेहरू, एम एन रॉय, सी आर दास, ये लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। सो कांग्रेस का पूरा जो कैडर था, ये कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप थी, वो इसके अपोज में थी कि कांग्रेस शुड सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। लेकिन गांधी जी चूंकि बहुत उनका एक डिक्टोरियल स्टाइल था, उन्होंने बोले कि नहीं नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे, और काफी उन्होंने उसको सपोर्ट दिया खिलाफत मूवमेंट को। बल्कि ये नहीं हुआ कि अपने बजट से निकाल के 80 लाख रुपए कांग्रेस के बजट से खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने दिए। अब ये हुआ कि जैसे जैसे खिलाफत मूवमेंट में बड़ी बड़ी, जैसे अभी हमारे एनआरसी में रैलियां निकली, वैसी रैलियां खिलाफत मूवमेंट के जमाने में भी निकली, जिसमें हिंदू भी थे कम तादाद में, मुसलमानों की बड़ी तादाद थी। पूरी रैलियां निकली, बहुत जज्बाती तकरीरें हुई, है ना, पूरा मुस्लिम मोबिलाइजेशन उससे हुआ। तो मुस्लिम मोबिलाइजेशन की वजह से ये हिंदुओं के अंदर एक फियर फैक्टर हुआ कि मुसलमान जो है वो यूनाइट हो रहे, वो पावरफुल हो रहे। और धीरे धीरे खिलाफत की जो रैलियां थी, कुछ ब्रिटिश ने भी उसको एक्सप्लॉइट किया, वो दंगों में कन्वर्ट हो गए, और पूरे इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर फसादात होने लगे। अब जब ये राइट्स शुरू हुए पूरे इंडिया के अंदर, तो जाहिर बात है एक जगह राइट्स शुरू हुए, पहले जमाने में ये था तो वो पूरे इंडिया में फैल जाते थे। जी, तो ये राइट्स जो है शुरू हो गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब उस जमाने में क्या हुआ कि केरला के अंदर सबसे बड़ा फसाद जो हुआ मोपला राइट्स। मोपला राइट्स में ये था कि मोपला जो मालाबार का जो इलाका है, वहां पर हिंदू जो थे वो सब ये थे, मतलब जमींदार, और मुसलमान आम किसान थे। और हिंदू जमींदार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलाइन थे, प्रो ब्रिटिश थे। अब जब फसाद शुरू हुआ तो वो तो बेसिकली एंटी ब्रिटिश था और एंटी जमींदार था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेकिन उसने शेप बाद में हिंदू मुस्लिम ले लिया, राइट।
अब मुस्लिम जो किसान थे उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश के खिलाफ एजिटेशन किया और बड़े पैमाने पर फिर उन्होंने यानी फौज बना लिया और पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ की पुलिस चौकियों पे कब्जा कर लिया, पोस्ट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज सब अपने कब्जे में कर लिया। उसमें 1 लाख के करीब लोग जो है वो पूरे राइट्स के अंदर अफेक्टेड हुए और ऑब्वियसली उसमें बड़ी तादाद में जो है हिंदू अफेक्ट हुए। यानी जो फिर बाद में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन गए, एनी बेसेंट वगैरह ये लोगों ने जाके वहाँ एनालिसिस किया। तो इनका कहना था कि बहुत ज्यादा वहाँ औरतों के रेप किए गए, फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो मोपला राइट ने बहुत ज्यादा केओस जो है इंडिया के अंदर क्रिएट कर दिया। अभी कांग्रेस की पोजीशन उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। कांग्रेस ने उसमें कोई स्टैंड नहीं। कांग्रेस के स्टैंड नहीं लेने की वजह से वो हिंदू जो कांग्रेस के अंदर थे उनको लगा कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। यानी वो लोग कहने लगे कि ये आदमी यानी गांधी जी जो है हिंदुओं को दुनिया में जलील करवा के छोड़ेगा। उसके नतीजे में कई जो प्रो हिंदू या हिंदू रियलिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिए। हेडगेवार भी उस वक्त कांग्रेस में थे, वो भी वहां पर मोपला में गए, वहां पे सारी सिचुएशन देखी और उसके बाद आने के बाद उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। फिर कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद हेडगेवार ने कई लोगों से मिले और ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। तो 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन यानी आज ही के दिन दशहरा के दिन, दशहरा के दिन जो है तो आरएसएस का फाउंडेशन अमल में आया। यानी हेडगेवार ने ऑफिशियली जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया और सावरकर की जो किताब थी हिंदुत्व हिंदू कौन है, उस किताब को जो है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताया, उस किताब को पूरा पढ़कर सुनाया और ये ऑर्गेनाइजेशन उसने कायम कर दी। उसकी बेसिस जो रखी हेडगेवार ने कि ये कल्चरल नेशनलिज्म की बेस पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है चलेंगी। तो इस तरह 1925 में आरएसएस हुआ। हेडगेवार का जो स्टाइल था वो ही वाज फायर ब्रांड स्पीकर, लेकिन उसने आरएसएस को खुफिया तंजीम के तौर पर रखा। यानी उस वक्त आरएसएस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसके कितने मेंबर है उसको कुछ लिखा नहीं जाता था। उसके जो भी हिसाब रहते थे, अकाउंट जो थे, तो वो हेडगेवार खुद पेपर पे लिख के बाद में वो पेपर फाड़ देता था। तो हेडगेवार ने पूरे इलाकों में घूम घूम कर यानी अपने कॉज के लिए उसने शादी भी नहीं की, जिंदगी भर जो है 1925 से 1940 तक आरएसएस में जो चीफ रहता उसको संघ चालक कहते हैं, है ना। तो हेडगेवार पहला संघ चालक था और यहाँ ऐसा इलेक्शन नहीं होता कि 4 महीने 5 महीने बाद वो उसको चेंज नहीं करते, बल्कि एक आदमी जो बनता तो वो अपनी उम्र के आखिर तक यानी जब तक वो फिजिकली फिट रहता है, किसी और वजह से उन्हें छोड़ता तब तक वो ही रहेगा। तो 1925 से लेके 1940 तक जो है हेडगेवार ने आरएसएस को चलाया। इस 15 सालों के दरमियान में ऑलमोस्ट 1 लाख जो है उसके मेंबर बने, 50,000 शाखाएं उसने अलग अलग हिंदुस्तान के अंदर कायम की। तो ये 25 साल का उसका सफर रहा और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेबल कर दी थी। हेडगेवार ने जो सबसे बड़ा काम किया एक किया कि जब उसकी मुलाकात गोलवालकर से हुई। गोलवालकर जो है बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जूलॉजी के प्रोफेसर थे। तो जब हेडगेवार ने गोलवालकर से मिला तो वो हालांकि गोलवालकर बिल्कुल यंग थे, तो बहुत ज्यादा हेडगेवार इंप्रेस हुआ और उसको लगा कि यार ये आदमी है जो आरएसएस को आगे ले जा सकता। फिर उसने हेडगेवार को गोलवालकर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद गोलवालकर ने रिजाइन करके फिर वो हिमालय की पहाड़ में चले गए, वहां 4-5 साल रहे। फिर हेडगेवार ने उनको वापस से लेकर आया और हेडगेवार के मरने के बाद जो है वो गोलवालकर को आरएसएस के चीफ बनाया। आरएसएस के अब तक 6 चीफ रहे, है ना। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा फेमस और आरएसएस पर जिसके सबसे ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट रहे वो गोलवालकर है। यानी गोलवालकर को इतनी बड़ी शख्सियत माना जाता है आरएसएस के अंदर कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आरएसएस में था, तो वाजपेयी कभी भी गोलवालकर के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बल्कि वो नीचे जमीन पर बैठना पसंद करते थे। गोलवालकर को गुरु कहा जाता है, गुरु गोलवालकर। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो उसको हेड गुरु कहते हैं और जो लोग उसके प्रो है उसको बहुत गुरुजी के नाम से जो है गोलवालकर को बुलाते हैं। अभी जो आरएसएस है मौजूदा जमाने में और अब जो हिंदुत्व का नया फेज है, सो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो गोलवालकर का है। ये पूरे का पूरा जो थॉट प्रोसेस अब जो हिंदुत्ववादियों को बना हुआ है ये सब गोलवालकर ने बनाया। गोलवालकर की 2 मशहूर किताबें हैं। एक है बंच ऑफ थॉट्स। तो ये 33 इयर्स तक जब वो चालक रहा तो उन 33 इयर्स में गोलवालकर ने जो भी स्पीचेस दी, जो भी आर्टिकल्स लिखे, जो भी तबसरे किए, वो सबका कलेक्शन है। दूसरी जो बुक है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन। इस बुक में नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या है हिंदुत्व का वो गोलवालकर ने बयान किया है। लेकिन वो इतना ज्यादा एग्रेसिव है
कि अभी तक आरएसएस भी उसको अडॉप्ट नहीं करती। यानी आरएसएस का भी ये कहना है कि ये बुक गोलवालकर की नहीं है बल्कि किसी और की है, हालांकि वो बुक खुद गोलवालकर की लिखी हुई है। यानी उसमें गोलवालकर ने हिटलर को भी प्रेस किया। उसने कहा कि हिटलर की ये बात माननी जानी चाहिए कि उसने अपनी रेस को प्यूरिफाई रखने के लिए, अपने कल्चर को प्यूरिफाई करने के लिए लाखों जो है ज्यूस का मर्डर किया। तो उसने उसको अप्रिशिएट किया कि कल्चर इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए ये कुर्बानी हम दे सकते। तो गोलवालकर के जो थॉट्स थे, एक्चुअली उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी बिल्कुल इनिशियल फेज जो था गोलवालकर का, उसमें बहुत ज्यादा वो हार्डकोर था और बहुत ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व था। अभी हमने देखा कि सावरकर ने पहले ये कहा कि यहाँ धर्म भूमि है। गोलवालकर ने उसको एक स्टेज और लेकर गया। गोलवालकर ने कहा कि ये हिंदुस्तान जो है सिर्फ धर्म भूमि नहीं बल्कि ये मोक्ष भूमि भी है। यानी मोक्ष भी उस इंसान को मिलेगा जो इस धरती पर पैदा हुआ। बंच ऑफ थॉट्स के अंदर वो स्वामी विवेकानंद को कोट करता है कि विवेकानंद जब इंग्लैंड से वापस आए तो उत्तर हिंदुस्तान की जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने मट्टी लेकर अपने बदन पर मलना शुरू किया। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा हूँ, है ना। फिर वो अलग अलग इनकारनेशन के जो भी इवेंट्स हिंदू मजहब में हुए, जो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इनकारनेटेड थे या खुदा का अवतार थे, उनके एग्जाम्पल्स देके गोलवालकर कहता है कि ये जो जमीन है तो ये ऐसी जमीन है कि यहाँ खुदा खुद आया। यानी वो कहता है कि इस्लाम में जो है वो तो खुदा कभी आया ही नहीं, उसने बल्कि फरिश्ते के जरिए जो है हजरत मोहम्मद से बात किया। क्रिश्चियनिटी में भी खुदा का कोई तस्वुर नहीं है। इसी तरह हजरत मूसा से खुदा ने बात किया। लेकिन इस सब के अलावा हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है कि जहाँ खुदा खुद फिजिकली जो है वो आया। तो उसके इनकारनेशन के 6 अलग अलग लोगों के अवतारवाद के एग्जाम्पल से वो बचा था कि यहाँ पर जो है खुद खुदा आया। गोलवालकर के जमाने में आरएसएस का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। यानी जिस वक्त वो बना उस वक्त आरएसएस के अराउंड 50 शाखा और 1 लाख मेंबर थे। लेकिन गोलवालकर जब मरा तो उस वक्त 10 लाख आरएसएस की शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में चलती थी। और उसके मेंबर जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा मेंबर थे उसके, है ना। तो इतना प्रोग्रेस उसके जमाने में हुआ। गोलवालकर की किताबें अगर हम पढ़ेंगे तो वो कास्ट सिस्टम का बहुत ज्यादा एडवोकेसी करता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान जो है उसी वक्त सेफ रह सकता है जब यहाँ पर कास्ट सिस्टम रहेगा। उसका ऐसा मानना है कि जो क्रिश्चियंस और मुसलमान यहाँ पर हमला आवर आए और वो यहाँ पर इसको फतेह करने में कामयाब हुए हिंदुस्तान में, उसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ कास्ट सिस्टम कमजोर हो गया था। अगर कास्ट सिस्टम स्ट्रांग रहता हिंदुस्तान का और तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर जो है हिंदुस्तान पर हमला कर सकता। तो गोलवालकर का ये मानना था कि आज भी अगर हिंदुस्तान को कोई कंसोलिडेट कर सकता, कोई हिंदुस्तान को एक यूनिट बना सकता तो वो कास्ट सिस्टम पे। तो वो पूरी अपनी किताबों के अंदर कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा एडवोकेट करता। यानी जिसने मनुस्मृति लिखी थी तो उसको बोलता है कि हाईएस्ट लॉ मेकर ऑफ द एवर टाइम। यानी अब तक जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कानून बनाने वाला गुजरा है। इसी तरह गोलवालकर हिंदुत्व की जो बेस है वो कल्चरल नेशनलिज्म पे रखता है। यानी नेशनलिज्म की अलग अलग बुनियादें हो सकती है। तो उसने एक नया नेशनलिज्म दिया कि कल्चरल नेशनलिज्म। यूरोपियन नेशनलिज्म नहीं है कि पहले नेशन बनती उससे नेशनलिज्म बनता। गोलवालकर का फिलोसफी उल्टी है। वो बोलता है कि पहले नेशनलिज्म बनेगा और फिर उसको अडॉप्ट करने के बाद जो है वो नेशन बनेगी। तो ये बहुत ही वियर्ड कंसेप्ट है जो वी एंड नेशनहुड डिफाइन करता। गोलवालकर के जमाने में आरएसएस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। यानी अगर आप लोग वाल्टर एंडरसन की बुक पढ़ेंगे ब्रदर इन सफरनवुड, तो आपको पता चलेगा कि गोलवालकर रियली ही वाज अ जीनियस, है ना। यानी जितने क्रिटिकल फेजेस थे उन फेजेस से उसने आरएसएस को जिस तरह बचाया और जो जो प्रॉब्लम उसके जमाने में आए, सो बहुत ही स्मार्टली उसने प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। जैसे एक प्रॉब्लम उसके जमाने में यह आया कि 1947 में गांधी जी के मर्डर के बाद गांधी जी के मर्डर का जो इल्जाम है वो आरएसएस पर लगा, है ना। और आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। अब आरएसएस के बैन के बाद हिंदुस्तान में जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जीरो टॉलरेंस था फाशिज्म और ये आरएसएस के प्रति। दूसरी तरफ पटेल जो थे वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। और कांग्रेस के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही थी तो उसमें पटेल को सपोर्टर्स की जरूरत थी। तो पटेल ने क्या किया कि आरएसएस का जो बैन था उसको और ज्यादा बढ़ाते गए और आरएसएस के साथ बार्गेनिंग।
कि तुम लोग आकर अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे, यानी इफ आरएसएस विल मर्ज इनटू द कांग्रेस, अगर आरएसएस कांग्रेस में मर्ज हो जाती तो वो उसका बैन लिफ्ट कर देंगे। अगर आरएसएस कांग्रेस में मर्ज होती तो उस सूरत में ये होता कि पटेल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कांग्रेस के अंदर मिल जाता था। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी आरएसएस के लिए, यानी उस वक्त पटेल को जो सपोर्ट मिलता था लेकिन आरएसएस खत्म हो जाती थी। तो गोलवालकर ने पटेल से बहुत ही स्मार्टली नेगोशिएट किया, बार्गेनिंग किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम से बचाया। यानी इतने लोग आरएसएस के जेल में चले गए थे कि उनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे और ये नौबत आ गई थी कि नागपुर का जो हेडक्वार्टर था वो भी बेचने की नौबत आ गई थी। उसके बावजूद जो है गोलवालकर ने बहुत ज्यादा लोगों से कर्जा लिया और वो कर्जा ले लेके आरएसएस के लोगों के केसेस लड़े। तो वो जो 3 से 4 साल का पीरियड था वो बहुत ज्यादा टफ पीरियड रहा आरएसएस पे। लेकिन गोलवालकर जो है उसमें फर्म रहा और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कायम रखा। जेल से आने के बाद जो है धीरे 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 उसने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बनाए, नेहरू से भी मिला, दूसरे पॉलिटिकल लीडर से मिला और इंडियन सोसाइटी में यानी पूरे इंडिया में गोलवालकर ने घूम घूम कर लोगों में स्पीचेस देना शुरू की। उसके बाद ये एक बड़ा सवाल आरएसएस के अंदर उठा कि क्या किया जाए। क्या आरएसएस को दूसरे काम करना चाहिए, जैसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स के काम है, कुछ एजुकेशन में, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ खिदमत खल के काम है ना, कुछ बच्चों में, स्कूलों में। तो इस तरह आरएसएस की जो पोजीशन है वो थोड़ी डाइल्यूट होंगी और इंडियन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि आरएसएस को इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन गोलवालकर ने कहा कि नहीं, हम हमारी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसको एज इट इज रखेंगे, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ये सारे जो काम हैं ये करने के लिए हम अलग अलग छोटी छोटी तंजीम बनाएंगे। तो मजदूरों में काम करने के लिए अलग तंजीम बनाई गई, बच्चों में काम करने के लिए अलग बनाए, आदिवासियों में काम करने के लिए अलग बनाए, रिटायर लोगों में काम करने के लिए अलग तंजीम बनाए, औरतों में काम करने के लिए अलग तंजीम बनाए, है ना। इस तरह आरएसएस ने जो है उस जमाने में कुछ 26-27 तंजीमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग फील्ड में काम करेंगे। तो ये बहुत ही आरएसएस का क्रिटिकल फेज था। लेकिन गोलवालकर की हम कहेंगे उसकी लीडरशिप, उसकी बसीरत, ये सारी चीजों ने आरएसएस को वो मुसीबत के फेज से जो है निकाला और उसने डिसाइड किया कि आरएसएस हमेशा एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। आरएसएस की जो भी फिलॉसफी उसको गोलवालकर ने रीडिफाइन किया। जो कुछ पहले लोगों ने डिफाइन किए थे उसने फिर से उसको बयान करना शुरू किया। जैसे बंच ऑफ थॉट में वो लिखता है कि यहाँ पर इंटरनल थ्रेट्स क्या है हिंदुस्तान को। तो गोलवालकर के नजदीक हिंदुस्तान के लिए 3 इंटरनल थ्रेट्स है। पहला क्या है, मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा लेफ्टिस्ट। मुसलमानों के बारे में गोलवालकर के थॉट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। किसी ने उसको पूछा कि मुसलमान अच्छे भी रह सकते हैं, क्या जरूरी है कि मुसलमान खराब ही रहेंगे। तो गोलवालकर कहता है कि मुसलमान जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर अच्छे रह सकते हैं, लेकिन जब भी मुसलमान कोई ग्रुप बनाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे या कहीं पे उनको मेजोरिटी मिलेंगी, तो उस वक्त वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे। यानी हिंदू अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन जब भी हिंदू जमा होंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। मुसलमान भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन जब वो एक जगह जमा होंगे तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो कहता है कि हिंदुओं के जमा होने में और मुसलमानों के जमा होने में ये बेसिक डिफरेंस है कि मुसलमान एज ए कम्युनिटी डिस्ट्रक्टिव है और हिंदू एज ए कम्युनिटी कंस्ट्रक्टिव है ना। तो ये पूरा थॉट है। तो अभी भी हम देखते हैं जो एनआरसी के लिए और सीए के लिए जो व्हाइट पेपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से आया था, उसमें यही पॉइंट रखा गया था कि मुसलमान जहां भी मेजोरिटी में रहते हैं वहां वो प्रॉब्लम करते हैं। उसके लिए वो एग्जाम्पल देता है कि ये लोग कश्मीर में, आसाम में, बंगाल में, यहाँ पर ये क्या क्या प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसलिए इनको यहाँ पर सप्रेस करना जरूरी है। फिर वो मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा कोट करता और रॉन्गली कोट करता। वो कहता है कि मुसलमान यहाँ पर कंटिन्यूअस आते रहे, इन्होंने हिंदुओं पर हमले किए, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी औरतों को उठाया, उनके साथ रेप किया, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया। जो गरीब हिंदू थे उनको पैसे से खरीद लिया, जो ताकतवर हिंदू थे उनको तलवार के जोर पे जो है मुसलमान बना लिया और इस तरह पूरे हिंदू समाज को जो है मुसलमानों ने खराब कर दिया। तो सबसे बड़े जो दुश्मन है हमारे इस मुल्क में वो मुसलमान है, इंटरनल थ्रेट्स। सेकंड जो इंटरनल थ्रेट है वो क्रिश्चियंस है। इनके बारे में वो बोलते हैं कि वो ब्लड सकर्स है ना, वो खून चूसने वाले हैं। सो क्रिश्चियन जो है तो ये खून चूसते, ये ऑर्गेनाइजेशन, खिदमत खल, अस्पताल, स्कूल, इसके नाम पर जो है ये दीमक की तरह पूरे मुल्क को कमजोर कर देना चाहते हैं। इसलिए इनको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए। वो कहता है कि दुनिया में सच्चा ईसाई एक ही था और वो सूली पर चढ़ गया। उसके अलावा जो भी ईसाई है वो दुनिया के अंदर वो ब्लड सकर्स है।
तीसरे जो है लेफ्टिस्ट लिबरल्स एंड सेकुलर्स, वो कहता है कि ये लोग तो क्रिश्चियन और मुसलमान से भी डेंजरस है, क्योंकि इनके नाम हिंदुओं की जैसे है, इनका कल्चर हिंदुओं का है, लेकिन ये इस मुल्क के लिए खतरनाक है और इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इनको दबा कर रखना जरूरी है। तो ये इस तरह के यानी पूरे थॉट्स जो है गोलवालकर के थे। बहरहाल तो गोलवालकर का जो पूरा पीरियड रहा 30-40 साल का, तो वो आरएसएस का क्रिटिकल फेज रहा बहुत ज्यादा, लेकिन गोलवालकर ने उसको धीरे 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 स्टेबल किया और आरएसएस एक मजबूत तंजीम बन गई। उसके बाद ये डिसाइड करना था कि अब आरएसएस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले या ना ले। आरएसएस में उस जमाने में जो लोग थे वो मोस्टली या तो महाराष्ट्रियन थे या यूपी के ब्राह्मण्स थे। अभी ब्राह्मण्स और महाराष्ट्रियंस ये दोनों का जो वर्किंग स्टाइल था वो गोलवालकर को पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें महाराष्ट्रियन जो लोग थे उनके यहाँ सावरकर के इफेक्ट बहुत थे, मिलिटेंसी और ये सारी चीजें। और जो लोग यूपी के ब्राह्मण्स थे वो बाकी लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे, तो आरएसएस एक अवामी तंजीम नहीं बन पा रही थी, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रही थी, जबकि गोलवालकर चाहता था कि एक अवामी तंजीम बने। तो गोलवालकर की मुलाकात दीनदयाल उपाध्याय से हुई। दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही सोबर और एक हम्बल आदमी गोलवालकर को लगा, और गोलवालकर को लगा कि ये आदमी है जो आरएसएस को आगे बढ़ा सकता। तो गोलवालकर ने दीनदयाल उपाध्याय को जो है आरएसएस में लेकर आया। आरएसएस में आने के बाद दीनदयाल उपाध्याय की इमेज बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, और आरएसएस को उसने बहुत तेजी के साथ उसका एक्सपांशन किया। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करता था कि अगर मुझे दो दो दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता। तो दीनदयाल उपाध्याय बहुत हार्ड वर्कर था, बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। उसने सबसे पहला जो आरएसएस का, उस वक्त तक कोई ऑफिशियल मैगजीन नहीं था, तो पंचजनीय जो मैगजीन होता वो दीनदयाल उपाध्याय ने लॉन्च किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो उसके पहले एडिटर थे। फिर दीनदयाल उपाध्याय ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। यानी जैसे गांधी जी का जो गांधीयाई सोशलिज्म था, उसी तर्ज पे दीनदयाल उपाध्याय ने एक नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर। और ये बीजेपी का ऑफिशियल आइडियोलॉजी भी रहा है पहले, लेकिन उस पर उनको कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे काफी डिस्कशंस हुए कि हिंदुस्तानी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो, कैसे आगे बढ़े, लेकिन वो फिलोसफी को ज्यादा प्रैक्टिकली चल नहीं पाई। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की भी थॉट प्रोसेस अगर देखें तो बॉम्बे में जो उसके जो 6 दिन के लेक्चर हुए थे उसमें काफी चीजें क्लियर होती है। मुसलमानों के बारे में क्या अप्रोच रहना चाहिए, ये आरएसएस के यहाँ हमेशा से डिस्कशन का मौजू रहा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि गोलवालकर का इब्तिदा में सख्त हिंदुत्व था, है ना। तो उसमें वो जो नारा उस जमाने में था कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, या तो इनको पाकिस्तान भेज दो या इनको कब्रिस्तान भेज दो, ठीक है। फिर बाद में सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, तो फिर ये कहा गया कि शुद्धि की जाए इनकी, इनको वापस से हिंदू बनाया जाए मुसलमानों से। वो भी एफर्ट्स करके देख लिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ये सारी चीजों पे डिस्कशन करता है और वो कहता है कि मुसलमानों के साथ ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके 3 बड़े प्रॉब्लम। सबसे पहला ये है, वो कहता है कि हम इनको खत्म नहीं कर सकते। यानी हिटलर जो था तो इतना मजबूत आदमी था, लेकिन वो 6% जीव्स को खत्म नहीं कर पाया। इतना लाखों लोगों को कत्ल किया, उसके बावजूद 6% जीव्स को दुनिया में खत्म नहीं कर पाया। तो मुसलमान की तो 18-20% की आबादी है, तो इनका क्या कर सकते? हम इनको खत्म भी नहीं कर सकते, इनको हिंद महासागर में भी नहीं फेंक सकते, तो इनका क्या किया जाए? तो गोलवालकर कहता है कि उनकी शुद्धिकरण करके उनको हिंदू बना लिया जाए। तो उसके जवाब में दीनदयाल उपाध्याय कहता है कि नहीं, उनका हिंदूकरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके 3 बड़े प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, यानी वो टॉयलेट में भी जाता है तो खुदा को याद करता है ना, वो दुआएं पढ़ते हुए जाता है। तो इतना रिलीजियस है और वो अपने मजहब से चिमटा हुआ है, तो तुम उसको मजहब से अलग नहीं करते। यानी दीनदयाल उपाध्याय डिफाइन करता है कि मुसलमानों में, यानी गोलवालकर डिफाइन करता है कि मुसलमानों में अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है। अपर कास्ट वो है जो सैयद, मिर्जा, अफगान, पठान वगैरह जो बाहर से आए, और लोअर कास्ट वो है जो यहाँ के हिंदू मुसलमान बने। तो गोलवालकर कहता है कि अगर हम ये वो हिंदू जो मुसलमान हुए उनको फिर से हम अगर लेकर आ जाते हिंदू फोल्ड में, तो बाकी मुसलमान खुद ब खुद माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो ये एफर्ट्स उन्होंने करके देख लिए, और उस पर दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा कि वो लोग जो कन्वर्ट हुए अब वो ओरिजिनल मुसलमानों से भी ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, तो उनको वापस लाना पॉसिबल नहीं है।
दूसरा ये है कि इनका जो माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें और पॉजिटिव चीजें इनको समझाना। तीसरा ये है कि इनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो सेपरेटिज्म का है, यानी हमेशा इनको अलग चाहिए, ये किसी के साथ मिक्स होकर नहीं रह सकते, ये हिंदुओं के साथ मिक्स होकर उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज इन्होंने पाकिस्तान मांगा है, कल ये जहां भी स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी अगर कश्मीर में इनकी मेजोरिटी हुई, बंगाल में इनकी मेजोरिटी हुई, आसाम में इनकी मेजोरिटी हुई, तो फिर ये भारत माता के टुकड़े टुकड़े फिर से कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाए। तो ये जो बहस थी कि मुसलमानों का क्या किया जाए, तो दीनदयाल उपाध्याय ने उसका अच्छा एक सॉल्यूशन दिया है कि इनको, यानी इनको खत्म भी नहीं कर सकते, हिंदू महासागर में भी नहीं फेंक सकते, तो फिर इनका क्या किया जाए। तो दीनदयाल उपाध्याय कहता है कि इनको अंगूठे के नीचे दबा कर रखा जाए, है ना, यानी ये कि इनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाए, यानी इनको इतना दबाया जाए कि ये कोई अपने राइट्स के लिए आवाज ना उठा सके। इसलिए हम देखते हैं कि आरएसएस के जो भी एफर्ट्स रहे या हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी एफर्ट्स रहे हिंदुस्तान में, वो अगर हम देखें आजादी के बाद से लेकर अब तक, तो उसके मोड्स अलग अलग बदलते रहे, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी रही वो यही रही। यानी पहले फसादात होते थे, उसमें भी मुसलमानों को दबा के रखा जाता था। उसके बाद हमने देखा कि एक जमाना ऐसा है कि मुसलमानों के इनकाउंटर्स शुरू हुए, है ना, उसमें भी मुसलमानों को दबा के रखा जाता था। फिर ये आया कि उनके नौजवानों को उठा के जेल में डाल दो, यानी किसी नौजवान को उठाकर जेल में डाल दिया, जाहिर उसकी जिंदगी वहीं कटेंगी। तो एक फेज वो भी आया। फिर अब मोदी हुकूमत में हमने एक नया ट्रेंड देखा कि मॉब लिंचिंग। यानी मॉब लिंचिंग क्या है कि एक ही यानी फसाद में तो हजारों लोग मरते हैं, मॉब लिंचिंग में क्या होगा, एक ही आदमी मरेगा, है ना, लेकिन उसकी मौत इतनी दर्दनाक और इतनी कर्मनाक होगी कि उसको देखने के बाद बाकी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी एक आदमी को 200-300 लोग मिलकर जो है एक वहशियाना तरीके से कत्ल करेंगे, फिर उसका वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में वायरल करेंगे। तो इससे मुसलमानों के अंदर एक फियर साइकोलॉजी डेवलप होगी, है ना, एक खौफ की नफ्सियात उनके अंदर पैदा होंगी और वो हिंदुओं से दब कर रहेंगे। तो ये एक पूरा पैटर्न है जिसपे ये सारी चीजें होती है, यानी ऐसा रैंडम पैटर्न नहीं है। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं ये दीनदयाल उपाध्याय ने दिए। उसके बाद ये उसके बाद आरएसएस ने अपने पॉलिटिक्स में जो है ट्राई करना शुरू किया। इब्तिदा में जो है इंडियन पॉलिटिक्स में आरएसएस को बहुत मायूसी हाथ लगी, कहीं पर भी कोई रिस्पांस नहीं था। यानी जो नेहरू ने जो पूरे इंस्टीट्यूट्स बनाकर गया था, जो पॉलिटिकल सेटअप हिंदुस्तान का बनाया था, वो ऐसा था कि उसमें आरएसएस के लिए कोई जगह निकल नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस की गलतियों से, यानी 75 के बाद जो भी आरएसएस या बीजेपी उभरी, तो उसमें उनके अपने एफर्ट्स कम रहे और कांग्रेस की गलतियां ज्यादा रही। जैसे फर्स्ट टाइम इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बीजेपी को या आरएसएस को कब एंट्री मिली, 1975 के बाद। यानी 1975 से 77 में जो है तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जेपी आंदोलन चला। जेपी आंदोलन के बाद जो है तो 1977 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बनी, है ना, जनता पार्टी के नाम से, जिसमें अलग अलग अभी जनता पार्टी में इतने अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग थे, उसमें लेफ्टिस्ट भी थे, उसमें राइटिस्ट भी थे, उसमें सोशल भी थे, उसमें सेंटर वाले भी थे। तो जाहिर बात है अलग अलग ख्यालात के लोग जब एक जगह जमा तो हो गए, गवर्नमेंट भी बना ली, लेकिन वो ज्यादा चली नहीं और कुछ ही दिन के बाद जो है वो पार्टी डिसॉल्व हो गई, यानी 79 के अंदर गवर्नमेंट खत्म हो गई। उसके बाद जनता पार्टी ने अटल और अडवाणी के सामने ऑफर रखा कि या तो अगर आप लोगों को आरएसएस में रहना है, हिंदुत्ववादी बनना है, तो जनता पार्टी छोड़ना पड़ेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पार्टी छोड़ दो या आरएसएस छोड़ दो। तो ऑब्वियसली वो आरएसएस के लॉयल लोग थे, तो उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी। फिर आरएसएस ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो उसके बाद जनता पार्टी से अलग होने के बाद आरएसएस ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी लॉन्च किया। अब भारतीय जनता पार्टी लॉन्च होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले प्रेसिडेंट बने और पार्टी की जो ऑफिशियल गाइडलाइन थी वो दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म था। लेकिन 1984 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद कांग्रेस को जो बहुत ज्यादा हमदर्दी हिंदुस्तानियों को मिली, तो उसमें वो इलेक्शन ज्यादा वोट मार्जिन से, ज्यादा सीटों से इलेक्शन जीती और बीजेपी जो है बुरी तरीके से डूब गई।
और हिंदुस्तान में उसमें सिर्फ 2 सीटें आई। तो उस वक्त फिर आरएसएस ने डिसाइड किया, पार्टी ने भी, कि अटल बिहारी बहरहाल एक मॉडरेट नेहरूवन स्टाइल के लीडर है, तो ये लीडरशिप में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो 1984 के अंदर एडवाणी को प्रेसिडेंट बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब हम आगे जो है वो हिंदुत्व के मॉडल पे बढ़ेंगे। एडवाणी बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी था और बहुत ही कनिंग था। उसने देखा, कनिंग था क्या है बल्कि, उसने देखा कि ये मॉडर्निज्म ज्यादा मॉडरेट स्टाइल नहीं चलेगा, तो उसने हार्डकोर हिंदुत्व को अपनाया। 80 से 90s के अंदर हिंदुस्तान के जो हालात थे वो ऐसे थे कि जिसमें कम्युनल हेट्रेट को, है ना, और हिंदुओं में खौफ की नफ्सियात पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे इवेंट्स ऑफ साइकिल होती गई। यानी मीनाक्षीपुरम में 1000 हरिजनों ने, दलितों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इशू को जो है बहुत पॉलिटिकल इशू बनाया। कहा गया कि ये जमात इस्लामी का उसमें नाम लिया गया कि पेट्रो डॉलर यहाँ पर आ रहे हैं और उसके जरिए हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा। पूरा नेशनल डिबेट हुआ उसके ऊपर, है ना। फिर पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट, तो कहा गया कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। फिर बांग्लादेश के जो माइग्रेंट्स थे उनका इशू। फिर उस जमाने में जो पॉप थे क्रिश्चियंस के, उनका दौरा हुआ, तो कहा गया कि यहाँ कन्वर्जन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा। फिर शाहबानो केस में मुसलमानों की रैलियां, सलमान रश्दी की जो बुक बैन हुई है उस पर जो मुसलमानों ने रैलियां की, तो ये सारे जो यानी इवेंट्स हो रहे थे, ये ऐसे थे जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को ज्यादा सूट कर रहे थे और इसका जो है बीजेपी ने फायदा उठाता गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा बीजेपी ने जो उठाया वो राम मंदिर मूवमेंट का उठाया, है ना। और एडवाणी ने उस मूवमेंट को कैप्चर किया और पूरे हिंदुस्तान में जो है यात्रा निकाली। उस यात्रा को खूनी यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि जहां भी वो यात्रा जाती थी तो बड़े पैमाने पे फसादात होते थे, दंगे फसादात होते थे। उसकी तो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घूमी, लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में उसको रोक दिया। लेकिन ये यात्रा का बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। ऑलमोस्ट उसका जो वोट शेयर उससे पहले के इलेक्शन में 11% था, वहां से बढ़ के 21% हो गया। कई स्टेट्स में उसकी सीटें आई, उत्तर प्रदेश में उसकी गवर्नमेंट भी बन गई और पूरे हिंदुस्तान की, मतलब एटलीस्ट नॉर्थ की मैक्सिमम स्टेट्स में जो है उसका अकाउंट ओपन हो गया। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बाबरी मस्जिद की शहादत को उन्होंने बहुत ज्यादा कैपिटलाइज किया और उसके बाद बीजेपी की पहली मर्तबा सेंटर में गवर्नमेंट बनी। पहले 13 दिन के लिए बनी, फिर 3 महीने के लिए और उसके बाद 5 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है ना हिंदुत्व जो आइडियोलॉजिकली उसकी स्टार्ट हुई, फिर कल्चरल नेशनलिज्म और फिर पॉलिटिक्स। तो इस तरह अटल के जमाने तक आते आते उनकी हुकूमत कायम हो। फिर अटल के बाद का जो जमाना था, जो करंट पॉलिटिक्स है, वो तो आप सब लोग जानती है उसमें कैसे कुछ हुआ। यानी 2 मर्तबा इलेक्शन कॉन्जिक्यूटिव हारने के बाद फिर इमरजेंस ऑफ मोदी हुआ, है ना। एक 5 मिनट में इस पर बोलूंगा, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। मोदी जब गुजरात में थे तो वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स की, जो इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स थी, उसमें मोदी उसका शिकार हुए और उनको हिमाचल वगैरह भेज दिया गया। यानी एक जमाना मोदी पर ऐसा था कि गुजरात बीजेपी के ऑफिस में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, है ना। सुनील जोशी वगैरह जो लोग थे उन्होंने काफी पॉलिटिक्स मोदी के खिलाफ की। लेकिन आरएसएस के जमाने से, यानी 84 के बैच में जो है परवीन तोगड़िया और मोदी हमेशा साथ ही रहे। तो जब मोदी गुजरात में आते थे तो गुजरात के जो बीजेपी के लीडर हैं वो मोदी से मुलाकात तक नहीं करते थे। यानी उनको लगता था कि अगर हम लोग इनसे मिलेंगे तो बीजेपी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी। यानी सिर्फ 2-3 लोग थे, एक अमित शाह, एक परवीन तोगड़िया, जो लोग मोदी से गुजरात में मिलते थे। तोगड़िया ने के बाद जो है वीएचपी का ऑफिस मोदी को दिया कि बीजेपी वाले तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं बैठने देते, तुम हमारे ऑफिस में बैठा करो। गुजरात में जब पहली मर्तबा बीजेपी की गवर्नमेंट बनी स्टेट के अंदर, तो वो गवर्नमेंट फेल हो गई। यानी 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर उसके 4 चीफ मिनिस्टर बदल गए। सो बीजेपी और आरएसएस परेशान हो गई कि ये सिचुएशन में अब हमने क्या करना। यानी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट बनी है और उसमें भी हर साल चीफ मिनिस्टर बदल रहा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। उसके बाद तोगड़िया और एडवाणी ने बीजेपी की लीडरशिप को कन्विंस किया कि मोदी ठीक है, डिक्टेटर आदमी है, किसी की सुनता नहीं, लेकिन अगर हम उसको एक चांस दे तो ही विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो क्योंकि मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन पहले से अच्छा माना जाता रहा, तो फिर बीजेपी ने एक चांस जो है आरएसएस के रिकमेंडेशन पर मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया, है ना। तो पहली मर्तबा यानी एक 6-8 महीने के लिए मोदी चीफ मिनिस्टर बना था और वो भी पूरा पूरा वीएचपी के सपोर्ट से था।
6 महीने के बाद जो है मतलब मोदी के बनते से ही गुजरात में फसादात हुए, बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और वो सारी चीजें हम लोग जानते हैं। उसके बाद का जो इलेक्शन था उसमें वीएचपी, चूंकि गुजरात में वीएचपी का सबसे ज्यादा होल्ड था, तो तोगड़िया ने पर्सनली मोदी के लिए रैलियां की, नियर अबाउट 100 रैलियां उसने की 15 दिन के अंदर। अपना हेलीकॉप्टर मोदी को इस्तेमाल के लिए दिया और काफी माहौल के बाद मोदी एक बड़ी मार्जिन से गुजरात में ऑफ मतलब खुद से चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन गुजरात में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सेकंड टाइम जब वो बना तो उसने सबसे पहले वीएचपी को साइडलाइन करना शुरू किया, है ना। और जितने लोग थे गुजरात राइट्स के अंदर, जो लोगों को सजा हुई, वो सबके सब तोगड़िया के खास लोग थे, है ना। गुजरात राइट्स बेसिकली वीएचपी का कराया हुआ था, उसमें बीजेपी का ज्यादा रोल नहीं था। मेन रोल वीएचपी और बजरंग दल का था। तो मोदी ने ये किया कि तोगड़िया के जितने लोग थे उनको, यानी हरीन पांड्या वगैरह, माया कोडनानी, उनको सब पर जेल में केस कराए, उनको लंबी लंबी सजाएं दिलाई। पहले होम मिनिस्टर वीएचपी का था, उसको निकालकर इसने अपना होम मिनिस्टर बनाया। तो मोदी ने ये किया कि तोगड़िया को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। सेकंड उसने ये किया जिसका तोगड़िया भी बार बार कहता रहा कि गुजरात के फसादात हमने कराए, लेकिन मोदी ने उसको पूरा क्रेडिट ले लिया और मोदी हिंदू हृदय सम्राट बन गया गुजरात के अंदर। यानी अब उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो गुजरात के लोगों को उसने मैसेज दिया कि ये पूरा जो फसादात है ये मैंने करा है। हालांकि उसमें मोदी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था करवाने में, हालांकि उसको रोक सकता था। तो उसने उसका पूरा क्रेडिट जो है वो खुद ने ले लिया और वीएचपी को गुजरात के अंदर खत्म कर दिया। यानी अगर वीएचपी को देखा जाए हिंदुस्तान में किसी ने खत्म किया तो वो मोदी ने ही खत्म किया। यानी वहां उसने कई मंदिरों को तोड़ा, उसके जो डेवलपमेंट प्लान के बीच में आया, तो 100 से 150 के करीब मंदिर ऐसे थे तो जिनको मोदी ने गिराया, जिसकी बेस पर तोगड़े ने उसको कहा कि ये महमूद गजनवी का एंसेस्टर है, उसकी खानदान से है ना। फिर जब अडवाणी पाकिस्तान गए और वहां उसने जिन्ना को सेकुलर कहा, तो उस पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वीएचपी ने किया। तो वीएचपी के लोगों को मोदी ने बहुत ज्यादा यानी स्ट्रांगली यानी उन पे जुल्म किया, उनको मारा पीटा और जेलों में डाला और वो प्रोटेस्ट को खत्म कराया। सो वीएचपी को अगर हम देखते हैं तो उसका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से राइज था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हिंदुत्व था, लेकिन वो उसको मोदी ने खत्म कर दिया। उसके बाद 3 मरतबा गुजरात में रहने के बाद फिर मोदी को रियलाइज हुआ कि अब मैं नेशनल लेवल पर आना चाहिए। अब मोदी के लिए दोनों जगह साजगार माहौल था। यानी गुजरात में ये था कि उनकी गवर्नमेंट चल नहीं रही थी तो लगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर मोदी ने बहुत सारी एजेंसीज हायर किया और उसके जरिए वाइब्रेंट गुजरात जो है वो समिट कराया और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया कि मोदी एक वो लीडर है जो नीचे से ऊपर आया है, जो गरीबों के दर्द को समझता है, जो टफ आदमी है, जो सख्त डिसीजन ले सकता है। वो फकीर है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना, वो सिर्फ देश के लिए जी रहा है। और ये मैसेज फिर कांग्रेस की जो कुछ नाकामियां थी, करप्शन थी और वो सारी चीजें, उसको बड़े पैमाने पर जो है मोदी ने दुनिया के सामने रखा और इस तरह मोदी को प्रोजेक्ट किया गया है। यानी बीजेपी खुद नहीं चाहती थी, आरएसएस नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने फिर मोदी को अपना कैंडिडेट बनाया। मोदी ने 2014 उसके बाद 2019 दोनों में पैसे की पावर पर, मीडिया के पावर पर, इलेक्शन कैंपेनिंग, यानी अमित शाह जो एग्रेसिवली इलेक्शन लड़ता। आमतौर पे मुसलमान ये समझते हैं कि ये लोग ईवीएम में घोटाला करते, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं करते। जो एफर्ट्स बीजेपी लेती, जितना पैसा, यानी आप देखिए कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में उनके 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना। तो इतना ये एफर्ट्स लेते हैं, अपनी कंटेंट मैनेजमेंट टीम है, हर चीज जो है मोदी अमित शाह खुद, ये जो बात है ना कि ये लोग 13-14 घंटे काम करते हैं, तो वो बात इस एतबार से सही है कि अपनी पार्टी के लिए वो उतना काम करते। तो इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद पहले 2014 2019 में दोनों ने इलेक्शन जीता। और यहाँ पर यानी मोदी की जो पॉलिसी है कि वो अपनी पार्टी में खुद की मोनोपोली रखता, लेकिन आरएसएस को इस बात की पूरी आजादी रहती कि वो हिंदुस्तान में हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता, ये सारी चीजें जो है तो वो स्टेबल करे। सो अभी हमने देखा कि पिछले 6 साल में हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी चलती है इंस्टीट्यूशन से, है ना। पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे ईडी है, आईबी है, पुलिस है, तो ये एजेंसी से, ये इदारों से, ये इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट चलती है। इकोनॉमिक्स, आरबीआई, ये सारे इंस्टीट्यूशन है। तो एक एक करके मोदी ने सारे जो इंस्टीट्यूशन है, मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशन पर उसका कब्जा हो गया है ना। तो अब कोई इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जा सकता। और उसके बाद हमने देखा कि अदालतों से भी जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो उससे अभी बात समझ में आ गई कि अदालत का जो इदारा है वो भी अब पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया।
तो अभी अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि हिंदू राष्ट्र ये बन चुका है। यानी अब हिंदू राष्ट्र में जो कुछ चीजें डिस्क्राइब की गई लिटरेचर के अंदर, अब सिर्फ नाम से बाकी है, लेकिन एक्चुअली अब वो हिंदू राष्ट्र बन गया है और वो सारी चीजें जो बयान की जाती थी वो सब की सब यहाँ पाई जाती है ना। तो अब इसके बाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या रहेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं और जिस स्टाइल में हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जैसा नेहरू ने साइंटिफिक टेम्परमेंट क्रिएट किया था, इन्होंने जो टेम्परमेंट क्रिएट किया है तो वो वैदिक दौर के साइंस और उस जमाने में प्लेन था और गोबर और गैस और ये जो है, फिर इस तरह हाइपर नेशनलिज्म भी कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस है, कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसी भी हो, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्हीं लोगों को बनाती थी जो डिजर्विंग लोग थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के जरिए आरएसएस के लोगों को की पोस्ट दे दे रहे, उनको की पोस्ट दे देते, लेकिन वो डिजर्विंग लोग नहीं है ना, तो वो ये सिस्टम नहीं चला सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर ये सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा और उसके बाद फिर शायद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो है नए से मौके बनेंगे। तो इस तरह ये यानी पिछले लेक्चर में, ये दोनों लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह जो सेफरानाइजेशन पूरे कंट्री का हुआ और यहाँ पर जो है एक हिंदुत्ववादी हुकूमत कायम हुई। जज़ाकल्लाह। जी, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, कुछ सवालात हो तो। होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। अस्सलाम जी। तो असल में आप जो कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो हाइपर नेशनलिज्म और ये वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो जो ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स आप बता रहे हैं, तो जाहिर है कि इसको इंडिया भी महसूस कर रहा है और ख़ुद उनकी पार्टी में भी इंटरनल ऐसे बहुत सारी आवाज़ें होंगी जो इस इंटरनल तनकीद भी होती होगी और उन चीज़ों की तरफ रिव्यू कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि वो क्या मतलब एक मरतबा जब वो एस्टेब्लिश हो जाएँगे तो इसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे या फिर और स्ट्रैटेजिकली भी बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जैसे कि बहुत सारे ये इसकी मतलब आपने जो शुरुआत में जब हमने देखा था मोंजे और ये दीगर लोगों का, तो शुरुआत में इनकी कुछ स्ट्रैटेजी रही, बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, तो ज़ाहिर है अफ़राद जब बदलेंगे तो कुछ और नए अंदाज की चीज़ें चेंज होंगी। तो ऐसा नहीं लगता कि 10 साल ही बल्कि और कुछ लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रैटेजी है ही, ऐसा महसूस होता है। जी, जी। तो फजल भाई, मेरा उसमें अपना एहसास है कि अभी ये लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है, स्पेशली मोदी और शाह का, ये बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिव स्टाइल है ना। तो ये स्टाइल में जब चीजें चलती तो उसके बाद कोई सेकंड लीडरशिप इनके पास बनेगी नहीं या बचेंगी नहीं, है ना। और अभी ये लोगों को भी कभी ना कभी तो जाना है। यानी अगर आप राजदीप सरदेसाई की जो बुक है, हाउ मोदी वॉन इंडिया इन 2019, वो पढ़ेंगे तो उसके बाद ये रियलाइजेशन होता है कि जितना एग्रेसिवली ये लोगों ने काम किया और जितने फ्रंट पे काम किया, सो बाद में कोई लीडरशिप के लिए उतना वैसा एग्रेसिवली काम करके इलेक्शन जीतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना। और इनके जाने के बाद तो पार्टी टूट फूट का शिकार होंगी। और नेशनल लेवल पर भी जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो रहे और जिस डायरेक्शन में अभी आप देखिए कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, यानी जितने भी फ्रंट्स है सारे ही फ्रंट्स में प्रॉब्लम है। यानी आप एजुकेशन में देखो, आप एग्रीकल्चर में देखो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखो। सो कहीं ना कहीं यानी 15 साल 20 साल में ये चीजें जो है अपना रिजल्ट्स दिखाएंगी। तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मुसलमान ये 15-20 साल यहाँ निकालते अच्छे से और थोड़ा अपने अंदर एजुकेशन और इकोनॉमी और कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप कर पाते, सो अच्छे मतलब कमबैक हो सकता। जी। जी, शबी भाई, ये जो इनका स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क रहा है हेडगेवार से लेकर और अभी तक, अभी मोदी प्लस आरएसएस के जरिए जो भी हुआ है पिछले एक डिकेड या ओवर ए डिकेड, अभी जो इसकी सूरत हाल है वो ये है कि हर गांव और गली में इनके इनके जो नजरियात हैं उसके किसी न किसी इंटेंसिटी में उसके असरात हैं, चाहे वो पॉलिटिकली कन्वर्ट ना हो, आगे जाकर पॉलिटिकली कम हो सकता है इनका असर, लेकिन
लोगों के जहनों में और लोगों के दिलों में इनकी बात पहुंची है। तो उसके जो असरात हैं, हो सकता है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, कल्चरल एस्पेक्ट से और सोशल एस्पेक्ट में उसका बहुत ज्यादा असर दिख कर आने लगे। तो उस नहज पर मतलब उस मामले में आपको क्या लगता है कि हमें कितना कंसर्न होना चाहिए और उसको रीड करने के लिए क्या तरीका बेहतर हो सकता है? जी, जो सवाल आपने पूछे काफ़ी रिलेवेंट है कि पॉलिटिकली तो हो सकता है डिक्लाइन भी हो जाए, लेकिन कल्चरली और सो असल में वो बड़ा कंसर्न है ना? यानी पॉलिटिशियंस तो क्या है, आते-जाते रहते हैं, आज ये है, कल कोई और आ जाएगा। लेकिन ये जो ज़हनों में जो ज़हर जो भर गया है ना, यानी जो कहा था ना शायर ने कि अपना असर दिखाएँगा और पीढ़ियों तलक, बेचा है जो ज़हर सियासी दुकानों ने। तो वो हमारा मेन चैलेंज होना। तो जब तक हम लोग हिंदू सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी अगर मैं कहूँगा, जब तक हम लोग उसमें असिमिलेट नहीं होंगे, डिस्कशंस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग मेन स्ट्रीम्स में नहीं आएँगे, तो क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों को अपना नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगी, बात करना पड़ेगी और उसके बाद ही हम ये मिसकंसेप्ट जो हिस्ट्री उन्होंने लिख दी, वो हिस्ट्री को हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। यानी इस्लामोफोबिया के नाम पर जो अलग-अलग फ्रंट्स पे जो एक 100-150 साल में काम हुआ, है ना? तो जब तक हम लोग उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। तो हम वो तो प्रॉब्लम को हमको डिस्कस करना पड़ेगा लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और कंटीन्यूअस प्रोसेस है। वो तो करना पड़ेगा वो। और जब तक वो सॉल्व नहीं होगा ना, तो फिर जब भी कोई मोदी जैसा आदमी आएगा, तो वो एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठा के फिर से अपनी गवर्नमेंट कायम कर लेगा। तो असल तो वही है कि जो सोशल यानी आम समाज के ज़हन में जो ज़हर भर गया उसको निकालना असल है। शिबली भाई, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? सॉरी शबी भाई जी। अभी ऑफ किया मैंने। अच्छा, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो हाँ, हाँ, नहीं कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी, मेरा एक सवाल था जी, जी। कि जैसा कि सावरकर और गोलवारकर जो है अपने मोटिव के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनके बुक्स में भी डायरेक्टली जो है मुसलमानों के खिलाफ जितना अगेंस्ट वो लोग लिखे, हाँ, हाँ। इंडिजीनियस रिलीजन्स और जो है अब्राहमिक रिलीजन्स को जितना डिस्टिंक्ट करे वो लोग। लेकिन रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर जो है ये बताया गया कि मोहन भगवत जो है, जो अब संचालक है, उन्हें चुप चुप के ये बात कहता है कि मुसलमान जो सबसे खुश मुसलमान जो है हिंदुस्तान में है। और यहाँ तक कि वो ये रेफरेंस भी देता है कि हल्दी घाटी की जो वार हुई थी उसके अंदर जो है कई मुसलमान जो है महाराणा प्रताप के तरफ थे और ये जो मुगल की आर्मी थी वो राजा मानसिंह की तरफ से लड़ी गई। तो मतलब इक्वल जो है करना चाह रहे, जो हिंदुत्व की मेन थ्योरी है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट करने के तरीके की बात करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं वो लोग? नहीं, वो तो क्या रहता है पब्लिक स्फीयर में कुछ स्टेटमेंट देने के रहते हैं, है ना? आरएसएस का क्या है कि कभी भी उनका जो भी थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं रहा, है ना? मतलब थॉट प्रोसेस क्लियर रहा, लेकिन उनके यहाँ मकसद असल है, तरीक़ेकार असल नहीं है। तो अपने आप को सेकुलर, लिबरल ये सब भी बताने के लिए कि मुसलमान हमारे यहाँ खुश है, तो बैलेंस वाद जो रहता ना, उसके लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हो। तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा हम लोग उस पे रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि एक्शंस जो है वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बाकी जो सारी चीज़ें हो रही, वो असल है ना, ये स्टेटमेंट देने से क्या होता? और क्या रहता है कि जो बड़े लीडर्स रहते हैं नॉर्मली वो ऐसे ही स्टेटमेंट देते, लेकिन जो सेकंड ग्रेड के लीडर रहते हैं, वो फुल फ्लेज नफ़रत फैलाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना अभी भाई एक सवाल ये था कि ये जो लिटरेचर के अंदर आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र है, कीप असाइड हिस्टोरिकल आइडिया, कीप असाइड ये सारी चीज़ें जो लिटरेचर के अंदर जो आइडिया है, मैं अपनी बात को थोड़ा वाज़े कर सकता हूँ इस बात से कि अगर कोई मुसलमानों के कायदीन को पढ़ रहा हो जैसा मौलाना मौदूदी हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मगर वो अगर इकबाल को ना पढ़ा हो तो फिर हाँ, वो इंडियन मुस्लिम जज्बात को नहीं समझ पाता। हाँ, हाँ। इकबाल हालांकि पॉलिटिकल राइटर नहीं है, बट एवरी पॉलिटिकल आइडिया और समथिंग सोशल रेवोल्यूशन डिराइव्स फ्रॉम हिज पोएटिक राइटिंग और लिटरेचर। हुँ, हुँ। तो जब हम उनके लिटरेरी एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, गोवालकर राइट्स ओनली ऑन हिस्टोरिकल आइडियाज और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, और सेवाकर भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में ही बात कर रहा।
हाँ, सावरकर का ज्यादा है, गोलवलकर का कम है। तो ये जो लिटरेचर वाला जो आइडिया है, एक सिर्फ आपको एक उसमें मिलेगा, उस आनंद मठ के अंदर। तो उन पहलुओं पे किस तरह से गुफ्तगू शुरू की जाए, क्योंकि वो एक अल्टीमेट आइडिया है, मतलब वहां पे आपको रिफ्लेक्शन है उसके हिंदू राष्ट्र के, हमारे साथ क्या होगा, मतलब इमेजिनेशन जो हमारा होगा। हाँ। तो हम, क्योंकि मैं आपको मुसलमान, क्योंकि ऑडियंस है, तो उनको बताना यही चाह रहा हूँ कि हम भी आसानी समझने के लिए, इकबाल एक लिटरेरी आइडिया है, पूरा एक लिटरेचर का एक हिस्सा है, बट पूरी डिस्कशन उसके अंदर एक फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल एनविजन है उसके अंदर। अगर उसको नहीं पढ़ करके आप दूसरे लोगों को पढ़ेंगे, तो तब भी आप मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें इस बात पे, मतलब आप कुछ इशारा करिए कि हम ये इससे कैसे जूझे, मतलब अपनी कौम से मैं रिलेट करते हुए आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सवाल को मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा समझा नहीं सवाल, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब हम गोवालकर या हेडगेवार ये सब लोगों को पढ़ रहे हैं, हाँ तो हमें ये मालूम हो जाता है कि अगर 4 हिंदू बैठते हैं, ब्राह्मण, हाँ वैश्य, ये सब, और हाँ उनके शऊर में अगर मुसलमान हैं, तो फिर हाँ। क्या बात चलती है उनके दरमियान में, हमको मालूम है। जरूरी नहीं कि फिजिकली मुसलमान मौजूद हो, उनके शऊर में भी अगर हो मुसलमान। हम्म, अब लेट्स से कि मुसलमान नहीं है, तो तब क्या बात चल रही है उनके दरमियान में। हम्म, अब वो बातें पता करने के लिए आपको गोवालकर और हेडगेवार की जरूरत नहीं, मतलब वो लिटरेचर आपको काम नहीं आएगा। जो ब्राह्मणिज्म है या जो भी है उसके अंदर, मतलब अभी मुसलमान उसके जो है सुना अल्टीमेट एट्रोसिटी हो रही है, बट एट द सेम टाइम और क्या होगा, मतलब मुसलमान ना हो तो, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अपना पुकारा करेगा तो जरूरी नहीं है कि पीपल विल नॉट कम बाय, वो अपनी यूनिटी को तो खराब नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये जो हमारा डायलामा हो रहा है कि हम पिट रहे हैं इसलिए हमारे पास तुम आओ, हम हमारे तुम सपोर्ट करो हमारी, बट आप भी कभी सोचिए कि भाई से तो कौम, जब कोई दूसरा आपको इस तरह से बोल रहा है कि आइए, मतलब यू विल नॉट गो, क्योंकि भाई हमारे इत्तेहाद की बात है, इत्तेहाद पहले, उसके बाद जो भी चीजें हैं, ये वैसे तो कौम। तो वो डायलॉग शुरू करने के लिए आस्किंग पीपल टू जंप ओवर योर साइड, उस पे किस तरह का लिटरेचर की जरूरत है, या किस तरह के सब्जेक्ट या पर्सनालिटीज को पढ़ना चाहिए। अच्छा, यानी जो दूसरी कौमें हैं वो मुसलमानों का सपोर्ट करे, उसके लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, उसके लिए भी बोल रहा हूँ। जी, अगर मैं पिचिन करूं, मुझे ये समझ में आ रहा, गयास ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमानों की जो माखज है, जो जिससे जुड़ते हैं, वो दीन है। और आज के मॉडर्न दौर में इकबाल ऐसा शख्स था जिन्होंने मुसलमानी की जो ज़हनियत है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट किया दीनी माखज के साथ साथ। तो मुसलमानों को समझने के लिए इकबाल के कलाम को पढ़ना जरूरी होता है, चाहे वो जमात हो या कोई भी पॉलिटिकल या समाजी या मजहबी ग्रुप को अगर मुसलमानों को समझना है, इंडियन पेनिनसुलर की अगर बात करें, तो आपका गयास ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं में, इंडिया के जो हिंदूस हैं उनमें, उनको अगर समझना है तो ऑफ कोर्स ये सियासी पार्टीज हैं, इनके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं, लेकिन वो ऐसी कौन सी शख्सियत है या लिटरेचर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे हमें उनकी असल समझ में आएगी? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस। अच्छा। तो असल में उसमें बेसिक पॉइंट क्या है, जैसा अभी इकबाल का एक बहुत रिलेवेंट एग्जांपल दी। मुस्लिम समाज जो है ना, उसमें मजहब एक बिल्कुल जिंदा हैसियत में है ना। तो हम लोगों को जो चीज जोड़ती है आपस में वो मजहब है, ठीक है। तो हमारी सारी चीजें सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, वो बेसिकली, यानी वो डोमेन भी जो मजहब से नहीं डिराइव होना, हमारे मजहब से डिराइव होते है ना, क्योंकि रिलीजन हमारे यहाँ कोर है। हिंदुओं के यहाँ वो सारी यानी जो पोजीशन है, तो वो कल्चर को दी हुई है ना। यानी हिंदू मजहब जो डिराइव होता है या वो जो भी चलता, तो वो कल्चर से चलता, राइट। और हिंदुओं में एक शख्सियत आप ऐसा नहीं बता सकते। हिंदुओं में क्या है, बेसिकली उनके यहाँ हीरो वर्शिप है ना, बहुत ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े लीडर्स को लोग उतना, खुद इकबाल या आजाद या मौदूदी, एक्चुअल में उनके फॉलोअर्स कितने हैं, बहुत कम है ना हमारे यहाँ। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है, उनके लीडर्स को लोग जिंदगी में भी फॉलो करते हैं और बाद में भी। तो अलग अलग जो, चूंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, जैसे बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अरविंद घोष और दूसरे लोग हैं जो आपको हिंदुत्व बताएंगे।
पंजाब में जाएंगे तो लाला लाजपत राय को आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आएंगे तो सावरकर और तिलक के बहुत ज्यादा कल्चरल इफेक्ट हिंदुओं पर है। तो वो हर एक रीजन में अलग अलग है, कोई भी ऐसा एक नेशनल फिगर हम डिफाइन नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर। तो हर एक रीजन के अलग अलग उनके स्टॉलवर्ड्स है, अलग अलग लीडर्स है जिन्होंने वो लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म करे, है ना। आरएसएस को खाली समझना है तो मेरे ख्याल से गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट, यानी अगर मैंने डिबेट्स में भी देखा राकेश सिन्हा और जो दूसरे लोग हैं, तो वो लोग एग्जाम्पल्स तक वही कोट करते जो गोलवालकर ने लिख कर गया, यानी उसके बाद उनके यहाँ कुछ भी नया काम उस पर नहीं हुआ। जो चीजें सावरकर ने लिखा गया वही लोग आज तकरीबन आज भी वही बोलते हो जो सावरकर ने लिख कर गया। अब इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अपने लिटरेचर को अभी भी जुड़े हुए हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं कि आगे नहीं बढ़े। तो उनके यहाँ रीजनल है शख्सियत जो है, ऐसा नेशनल लेवल में स्वामी विवेकानंद एक ऐसे हैं जिनको सारे हिंदुओं के अलग अलग सेक्ट्स जो है वो मानते हैं। वालेकुम। हाँ साहब। शबीर भाई, दो सवालात हैं। पहला तो इससे रिलेटेड जो अभी सवाल रहा था गयास का कि हिंदुइज्म को समझने के लिए किसको पढ़ें, तो मेरा सवाल थोड़ा इसमें चेंज करके ये है कि ब्राह्मणिज्म की तारीख को अगर हम समझना है तो किसको पढ़ें कि ब्राह्मणिज्म की जो तारीख रही यहाँ पे, जैसा जो बुद्धिज्म को दबा दिए वो लोग या लिंगायत समाज को जिस तरीके से किए, तो इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको समझे बगैर हम फिर ये आरएसएस के बैकग्राउंड को भी समझने के लिए जरा मुश्किल होती है जैसा मेरा ख्याल है, तो उसको लिए किसको पढ़ना चाहिए? ऐसे किसी एक बुक में तो वो डिफाइन नहीं है पूरा का पूरा, है ना। कुछ किताबें हैं, मैं व्हाट्सएप करता हूँ, गेविन फ्लड की है और 2-3 लोगों की कुछ किताबें हैं जिसमें सारी चीजें फॉरवर्ड कर दिया मैंने, आप जिन्हें जो दी थी। नहीं, वो उसके अलावा जो टॉपिक है ना उस पर भी और दूसरी किताबें हैं ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड। हाँ, मतलब जैसे अभी हम देखेंगे ना इंडिया की हिस्ट्री, तो पहले बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में इतनी लड़ाइयाँ हुई मुसलमानों के आने के पहले, है ना। लेकिन फिर ब्राह्मणिज्म ने जिस चालाकी के साथ बाकी जितने जो भी रिलीजन्स है उनको अपने अंदर जो एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। यानी हिंदुइज्म की सबसे खास बात क्या है कि उसकी जो जज्ब करने की जो सलाहियत है ना, वो हर एक को अपने अंदर ले लेता, समझ रहे हो। तो यहाँ जितने रिलीजन उठे, अभी देखो अमित शाह जैन है ना, और जैनिज्म और हिंदुइज्म में कितना डिफरेंस है, लेकिन मोदी से ज्यादा हिंदू राष्ट्र के लिए कमिटेड अमित शाह है ना। तो ये जो हिंदुइज्म का फीचर है कि वो लोगों को असिमिलेट करता अपने अंदर, रिलीजन को अपने अंदर जज्ब कर लेता। तो जो उन्होंने जैनिज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म को अपने अंदर असिमिलेट करे, है ना, तो वो कैसा पूरा प्रोसेस हुआ असिमिलेशन का, वो अच्छा डिस्कशन है उस पे। मतलब मैंने कोई बुक तो पूरे नहीं पढ़ा, कई आर्टिकल्स अलग अलग पढ़ा, तो इंशाल्लाह मैं एक बार देखकर वो करता हूँ आपके साथ शेयर। और इसमें हिंदुइज्म जी मेरी एक ख्वाहिश जरूर रहेंगी कि इससे रिलेटेड एक आपका लेक्चर गयास से भी रिक्वेस्ट है कि ये रखिए जरूर, क्योंकि इसको समझे बगैर हम यहाँ पे दावती काम वगैरह ये चीजें नहीं कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में रहना जरूरी है। दूसरा सवाल, ये तो रिक्वेस्ट थी, दूसरा सवाल ये था कि आप जिस तरीके से बोले कि 15-20 साल में शायद ये जो स्ट्रेटेजी है आरएसएस की वगैरह ज़वाल पजीर होंगी, इंशाल्लाह हो, तवक्को तो यही है। मगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर वो जो किला रहेगा उसको पूरा करने के लिए क्या उठेगा, क्योंकि कांग्रेस से तो तवक्को नहीं है। क्या आप ये देख रहे हैं कि दलित समाज में से कुछ उठेगा या फिर मुसलमानों को ही अल्टरनेट प्रेजेंट करना पड़ेगा? क्या आपके जहन में क्या है वो जानना चाह रहा था। अल्टरनेट क्या होगा जब ये खत्म हो जाएगा, तो फिर अल्टरनेट क्या है आपके जहन में, आप क्या देख रहे हैं? दूसरा कौन आएगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तो बीइंग मुसलमान ये चाहता कि हम लोग उठे, है ना। और मतलब ये ऐसा जज्बाती तौर पे नहीं, लेकिन हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ेंगे ना, इन जनरल जो ऑब्जर्वेशन है कि मुस्लिम जो नॉर्मली जो रूलर्स रहते, तो बहरहाल उनके यहाँ थोड़ा जस्टिस दूसरों के कंपेयर में ज्यादा रहता है ना। तो कुछ लोग उस पर डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली मेरा अपना जो प्रोस्पेक्ट बना पढ़ने के बाद, तो कम से कम मुसलमान जो है ना, किसी को मजहब की बुनियाद पर, उसकी नस्ल की बुनियाद पर, यानी कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में जालिम हो सकते, लेकिन इन बुनियादों पर आइडियोलॉजिकली वो किसी पे जुल्म नहीं करते। और ये शबीब भाई एक स्टेटमेंट एक मैं आपके सामने, हमारे ऑडियंस के सामने शेयर करना चाहूंगा कि बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है। एक बांग्लादेशी राइटर है, मुस्लिम राइटर, उसने हिंदुइज्म और इस्लाम को कंपेयर किया। तो आई कोट दैट
Hinduism is socially exclusive and theologically inclusive. हाँ, Islam is theologically inclusive and Islam is theologically exclusive and socially inclusive. अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट मेरे को बड़ा प्यारा दिखा, क्योंकि ये इतना प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए था कि मतलब एक बात आप कंपेयर करें, मतलब आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को आप आसानी से कंपेयर कर ले सकते हैं, आप जुडाइज्म को और इस्लाम को कंपेयर कर सकते हैं, बट हिंदुइज्म और इस्लाम को जब आप कंपेयर करते हैं तो बहुत मुश्किल आपको पेश आती है, क्योंकि फैज, टोटली फिर से डिफरेंट है। स्टेटमेंट जरा रिपीट कीजिए ना, सुन नहीं पाया मैं इसको हाँ ठीक है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि उसको और इलॉबरेट करूँ। हिंदुइज्म इज सोशली एक्सक्लूसिव एंड थियोलॉजिकली इंक्लूसिव। तो यहाँ पे वो एसिमिलेशन वाली पार्ट आ रही जो शबी भाई कह रहे हैं कि हर चीज को समो लेता। माने आप बुद्धा को भी समो लिया, आप ये तीर्थंकरास जो जैनिज्म के उनको समो लिया, आप कई पीर फकीरों को हिंदुओं ने कबूल लिया, मतलब जितने सारे आपके पास मजहबी सेंट्स है, सूफी औलिया कराम। उसके बाद इस्लाम की जब बात है तो इस्लाम को कंपेयर करते हुए ये कहता है कि इस्लाम इज थियोलॉजिकली एक्सक्लूसिव एंड सोशली इंक्लूसिव। ठीक, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। या थैंक्स, बट स्टिल आई हैव अ रिक्वेस्ट कि भाई अगर अगला सेशन अगर प्लान नहीं है तो गयास से रिक्वेस्ट है कि ये जो ब्राह्मणिज्म का जो कोर है एसिमिलेशन का, लोगों को ये करने का, तो उस पे कुछ किसी की रखिए, समी भाई की कुछ एक सेशन हो सकता है मेरा ख्याल। हमने ग्रुप में शेयर किया था कुछ हमारा जो शेड्यूल है, इंशाल्लाह हम शबी भाई से भी बात करेंगे, और क्योंकि वो बताए थे कि 2 क्लास में कोशिश करेंगे, तो आई विल लेट यू नो शबी भाई क्या कहते हैं। असल में क्या है हिंदुइज्म में, मतलब 1-2 चीजें मैं ऐड करता कि हिंदुइज्म में अकायद जो है ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है कि आदमी का अकीदा क्या रहता है ना, क्योंकि हिंदुइज्म बहुत ही फ्लेक्सिबल रिलीजन है, तो उसमें अलग अलग अकीदा रखने वाले, यानी एक आदमी अभी जैसे देखो सावरकर भी एथिस्ट था, है ना, खुद ये मोहन भागवत वगैरह ये कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है ना, ये सब भी जो है यानी एथिस्ट भी हिंदुइज्म का पार्ट है। जो लोग हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको सुनाते रहेंगे कि सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म इस्लाम, कि हिंदुइज्म में भी वैदानियत है, तो हिंदुइज्म में क्या है कि तौहीद भी है, तो वो भी हिंदू है, जो 33 करोड़ खुदाओं को मानेगा वो भी हिंदू है, हिंदू इंसानों की पूजा करने वाला भी हिंदू है। तो ये सारी चीजें जो है ना अकीदे के हिसाब से अगर हम उसको इस्लाम से कंपेयर करेंगे अगर दावती पॉइंट से, तो हम हिंदुइज्म को नहीं समझ सकते। यानी जैसा इमिल डर्कम ने बोला ना कि मजहब में क्या रहता कि मुश्तरिक अकायद रहते, इबादत रहती और उससे कल्चर डेवलप होता, तो ये डेफिनेशन हिंदुइज्म के लिए सही नहीं है। हिंदुइज्म में अकायद की कोई हैसियत ही नहीं है, वहां जो कुछ है वो कल्चर है ना, तो आप कुछ भी करते रहे लेकिन हिंदू जो कल्चर है आप उसको प्रैक्टिस करते रहे तो आप जो है वो हिंदू रहेंगे। तो ये यानी एक बहुत अच्छा फ्रिट स्टॉल का एक कोटेशन है कि हिंदू में भी थीस्ट, पैंथिस्ट, एथिस्ट, कम्युनिस्ट and believe whatever he likes, but what makes him into a Hindu are the ritual practices he performs and the rule to which he adheres, in short what he does। तो हिंदू एक खुदा को मानने वाला भी हो सकता, 10 खुदाओं को मानने वाला भी हो सकता, नहीं मानने वाला भी हो सकता, उसको हिंदू क्या बना के रखती वो है उसके रस्म और रिवाज। यानी स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखे कि यानी थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज करके लिखे कि हिंदुइज्म में इस्लाम और ईसाइयत की तरह अकीदे की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंसान को बिल्कुल आजादी है कि जो चाहे वो अकीदा इख्तियार कर सके, लेकिन वो चीज उसको हिंदू बनाती कि वो अपने आप को हिंदू महसूस करे, है ना। तो असल में हिंदुइज्म जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल रिलीजन है, तो बाकी रिलीजन्स के कंटेक्स्ट में उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि उसको समझ नहीं सकते, उसको अलग से सेपरेट ही समझना पड़ेगा। जी इसी जिस तरह से हिंदुस्तान में आदमी रह सकता है उस तरह का मामला है। आवाज बहुत दूर से आ रही है आपकी। जी फजल भाई, जिस तरह हिंदुस्तान में जमात इस्लामी में हर मसलक का आदमी रह सकता है उसी तरह का मामला है। एक सवाल इसी से मिलता जुलता है कि ये जो हकीकत है कि हिंदुइज्म रिचुअल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस से ज्यादा बना हुआ है, इसमें हमारे साथ जो मसला, हम यहाँ की जो हिंदू सोसाइटी है इंडिया की, जो मल्टीप्लिसिटीज हैं सारे हिंदुस्तान में उनके, उसमें हम जो इनके साथ एंगेज करते हैं वो
हमारा इंगेजमेंट रिलीजियस होता है ऑफ कोर्स। हम जब उनसे मिलते हैं या उनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को जब देखते हैं तो हम रिलीजियस एस्पेक्ट से ही देखते हैं, और हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम कोई इस्लाम का रिचुअल या प्रैक्टिस को करते हैं। तो वो और हमारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस सारे अकीदे से जुड़ते हैं, कुरान और अपने नस से जुड़ते हैं। हम उसी शिद्दत के साथ हिंदू प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को भी देखते हैं, और उस हिसाब से हम एक्सक्लूसिव भी हो जाते हैं। जबकि अभी जो कोर्ट रियास ने किया था उसके हिसाब से इस्लाम सोशली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होता है, लेकिन हमारा जो रवैया पर्सनली स्पीकिंग ऐसा ही है कि वी काइंड ऑफ बिकम एक्सक्लूसिव देयर एट द सोशल लेवल। इसमें मसला ये लगता है कि हमारा जो समझने का अंदाज है वो कहीं गड़बड़ा गया है। तो इस सिलसिले में आप कुछ रोशनी डालें। सोचने का अंदाज किससे किससे मुतालिक, मतलब कहाँ गड़बड़ा है? यानी जब हम हिंदुओं के प्रैक्टिसेस को देखते हैं, उनके रिचुअल्स को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शिर्क से मुताल्लिक हों। उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो किसी न किसी एक एक आबा अजदाद से चलती आ रही हैं। हाँ हाँ, और जरूरी नहीं है उनको वैसे ही देखा जाए जैसे हम कोई इस्लामी अमल, यानी इस्लाम जिस चीज अमल को प्रिस्क्राइब करता है उसमें हम नस उसको नस से जिस तरह जोड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके हर अमल को वैसे ही जोड़ कर देखा जाए उनके मजहब के मुताल्लिक। यानी मिसाल, छोटी मिसाल ये है कि अगर यहाँ पे गांव में कोई ऐसे रिचुअल है जो सालाना लोग करते हैं, एक एक यात्रा करते हैं मिसाल के तौर पर किसी बाहर बाहर जगह पे जाकर। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हम उनके साथ अगर मिल भी जाएं तो वो शिर्क के बराबर है। अगर कोई आदमी, पॉलिटिकल आदमी उनके साथ मिल जाता है किसी वजह से, तो उसकी फोटो छप जाती है। तो मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत से दूसरे मामलात में भी इसके असरात होते हैं। हमारा घेटोइजेशन होना, फोर्स घेटोइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ घेटोइजेशन जब कभी कभी होता है तो उसके कुछ वजूहत ऐसे भी होते हैं कि हम नहीं चाहते कि उनके जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस हैं वो उस हमारे अंदर दर आए, उनका जो तौर तरीका है वो हमारे अंदर दर आए। तो ये मतलब ये सवाल इसलिए है कि सोशल लेवल पर अगर हमें काम करना है, एंगेज करना है हिंदू सोसाइटी के साथ, तो शायद इसको हमें समझना होगा, इस मसले को। जी जी, सवाल जरा आपका थोड़ा वो मजहब में भी घुस जा रहा। असल में क्या है वो, हिंदुओं में बात आपकी सही है कि जो भी चीजें डिराइव होती, यानी वो सब जरूरी नहीं है कि मजहब से हो। असल क्या है, कल्चर तो जो पैदा होता है ना, वो समाज से पैदा होता है। यानी जिस इलाके में आप रह रहे, जिस खित्ते में रह रहे, वहाँ के लोगों का क्या मिजाज है ना, उनका रहन सहन कैसा है, उससे जो है फेस्टिवल्स और ये सारी चीजें जनरेट होती है ना। तो अभी लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये सारी चीजों को भी मजहबी एंगल से देखते हैं। तो बिलाशुबा कुछ चीजें तो त्योहारों के हमारे यहाँ हुआ है जो हमारा मजहब हमको देता, लेकिन बाकी भी जो फेस्टिवल्स है यानी हिंदुस्तान में जो मनाए जा सकते हैं, तो इस्लाम क्या करेगा, उसमें सिर्फ प्यूरिफिकेशन करेगा। यानी जो चीजें गैर इस्लामी है उसको हम कट करके बाकी जो कल्चरल फेस्टिवल्स है तो उसको तो हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसमें मतलब मेरे नजर, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, हालांकि मैं कोई वो फकी नहीं हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक उसमें कोई हराम या शिर्क इस तरह की चीजें नहीं इन्वॉल्व है तो हम लोग कर सकते हैं उसको। शबीब भाई, एक और कोई सवालात है क्या किसी के? एनी फर्दर क्वेश्चंस? हाँ, मैं एक चीज में ये है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ फजल भी आ रही हाँ जी, नहीं मतलब अभी जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी राइट विंग जो मामला है पूरे दुनिया में, जो है राइट विंग, इवन इवन मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, वहाँ पर भी जो है राइट विंग का अपना एक चाहे हर इलाके में अपना एक नैरेटिव है, और उस नैरेटिव के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं और उसका एक मामला सेट हो रहा है। लेकिन जो सही है। डेमोक्रेसी की जो बात की गई, या डेमोक्रेसी के मामले में ये कहा गया कि लोगों के जरिए और लोगों के वाली जो बात कही गई, तो ये कहीं ना कहीं किसी कोने में चले जा रहा है। तो डेमोक्रेसी का मामला क्या मतलब, ये जैसे ही राइटिंग्स बढ़ेंगे तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और फिर डेमोक्रेसी को रिवाइव होगा या नहीं होगा, या कैसे ये मामला बढ़ेगा, क्या होगा? मतलब फजल भाई, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो अज़बियतें रहती, नेशनलिज्म क्या अज़बियत है ना, तो जो अज़बियतें रहती वो बहुत पावरफुल रहती समाज के अंदर। तो अभी जब दोनों जंग अजीम हुई है ना, तो उसके बाद पूरा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पीस, ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी, सबको हुकूक, सबको इक्वल दर्जे देना,
है ना, सब इंसान बराबर है, इसकी एक पूरी हवा पूरी दुनिया के अंदर चली वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। यानी आप अभी चर्चिल ने भी सब जंगे करा, लेकिन उसकी सारी स्पीचेस में इसमें ये सारी बातें हमको नजर आती है। टॉल्स्टॉय के यहाँ देखो, खुद हमारे यहाँ टैगोर के यहाँ, गांधी के यहाँ, नेहरू के यहाँ देख लो, दास के यहाँ, आजाद उसी फिक्र ख्याल के आदमी थे। तो ये सारा उस जमाने में इंटरनेशनली भी और नेशनली भी ये बहुत ज्यादा हवा चली कि सबको इक्वल राइट्स होना, इक्वल राइट्स होना। लेकिन जो हिंदुओं की एक क्लास उस वक्त भी थी जो माइनॉरिटी में थी और अब मेजोरिटी में है, तो वो हर समाज में, मतलब अभी अगर आप G20 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जगह राइट विंगर्स है ना। तो मेजोरिटी कम्युनिटीज को ऐसा लगा कि यार हमको दबा दिए माइनॉरिटी के चक्कर में, है ना। तो वो अज़वियतें जो है वो अब वापस से उभर के आ गई, यानी जो 50s में 60s में जो दब गई थी ना, तो अब उनको फिर से वापस आने का मौका मिला। यानी ये बात जो है ना कि हिंदुस्तान में एक हिंदू, एक ईसाई, एक दलित, एक ब्राह्मण सब बराबर है ना। ये बोलने में बहुत अच्छी लगती, सुनने में भी अच्छी लगती, लेकिन क्या यहाँ के जो लोग हैं वो उसको उतना होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे, ये एक चैलेंज रहता। तो अज़बियत उसको ही कहते हैं, है ना। तो अज़बियतें जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती, बहुत मजबूत रहती है, तो उनको खत्म करना इतना आसान नहीं रहता, है ना। और मेजोरिटी जो सोसाइटी की रहती है 50-60% लोग वो अज़बियतों में ही जीती। तो जब तक के ये नैरेटिव जो है, जो दूसरा नैरेटिव आप बोल रहे, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सबको एक एक जैसे हुकूक देना, इसके पीछे बहुत साउंड पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा। बहुत समाज में एज ए होल ये जो कुव्वतें जो कम रहती 20% 25% रहती, लेकिन ये पावरफुल नहीं रहेंगी। यानी उस जमाने में लोग पावरफुल हो गए थे, नेहरू पावरफुल था, दास पावरफुल थे, आजाद पावरफुल थे, तो इन्होंने क्या करे, सबको दबा दिए, है ना। तो अब अगर वैसी पावरफुल फोर्सेस आइडियोलॉजिकली और वैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज उठेंगी, तो फिर से ये सारी बातें जो है दुनिया मानेंगी। अदरवाइज जो है जनरल फ्लो में तो ये जो अज़बियत है, नेशनलिज्म है और ये सारी जो चीजें हैं, यही गालिब रहेंगी। जी फजल भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शबीब भाई, इस सिलसिले में थोड़ा एक और वजाहत ये हो सकती है कि अभी क्या है, मतलब एक डायलॉग के लिए ए पॉलिटिकल डायलॉग नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल डायलॉग, और उसके लिए कैसा हम राहें हमवार करें। मतलब ऐसा हो गया है कि जो एंगेजमेंट है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, मैं हिंदू वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ का जो यहाँ पे डिस्कशन है या जो भी है, इट इज़ ऑब्वियसली या तो कोई इमरजेंसी बेसिस पे, जैसा कि अभी कोविड आया या सैलाब आया, या फिर क्या आपका पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। एक नॉन पॉलिटिकल या कल्चरल एंगेजमेंट के लिए हम क्या किया जा सकता है हमारी जानिब से, या कुछ ऐसी मतलब हिंदुत्व को सामने रखते हुए भी आप बात करिए इसको। नहीं, मेरे ख्याल से तो इंगेजमेंट गैस हर लेवल पे जरूरी है। सिर्फ पॉलिटिक्स को भी हम नहीं छोड़ सकते ना। जी तो पॉलिटिकल, सोशल और जितने भी सतह के एंगेजमेंट्स हैं, तो उसमें हम लोगों को फुल फ्लेज पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो बात कही गई ना कि पार्टीशन जिम्मेदार मुसलमान है, तो कहीं ना कहीं एज ए कम्युनिटी की जो साइकोलॉजी रहती है उसमें भी, यानी हमारे बैक ऑफ द माइंड ये बात उतर गई कि हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। तो अभी मुसलमानों की मेजोरिटी भी जो है इंडिया को बहुत ज्यादा अपना नहीं समझती, है ना। तो अभी अगर देखेंगे कि यहाँ के जो इश्यूज है, अगर पिछले 70 साल में हम देखें, जैसा जो हिंदुत्ववादी बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, तो उसमें सही भी है। जिसका इल्जाम वो ये लगाते हैं कि तुम लोग बर्मा के लिए, फलस्तीन के लिए रैलियां निकालते, जी लेकिन हिंदुस्तान के मसाइल के लिए कभी भी रैलियां नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम नहीं समझते ना। तो हमारा पॉलिटिकल सोशल एंगेजमेंट नहीं है। यानी अभी हम लोग कहीं जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में या किसी वक्त धरना देने, ये तो जब हम वो हिंदू के ऑफिसर से बात करते हैं तो एक दर्जे की अजनबियत हमको महसूस होती है ना। जी तो क्योंकि ये सोसाइटी में हम लोग फुल फ्लेज असिमिलेट नहीं हुए, है ना। यहाँ पे हमने अपना शेयर खुद छोड़ दिए। यानी आजादी के बाद खुद जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और जितनी मुसलमानों की तंजीमें थी, उन्होंने ये डिसीजन लिए, है ना, करारदादे पास करके कि हम लोग कुछ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, हम लोग नेशन बिल्डिंग करेंगे, है ना, तालीम में तरक्की करेंगे, वैसा करेंगे। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, और पॉलिटिक्स में जो कुछ शेयर था वो भी चला गया। शुरू में तो काफी एमपीज आते थे, अब तो कुछ जी भी नहीं रह गया, है ना।
तो इस तरह के फैसले करके हमने क्या करे, अपने आप को समाज से बाहर घेटों में लेके चले गए, है ना। तो मेरे ख्याल से बाकी सारे फील्ड में भी इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, सब में हम लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो मसाइल, अब यहाँ गुर्बत का मसला है, फार्मर्स का मसला है, यहाँ औरतों के तहफ्फुज का मसला है, ये सारे मसाइल है ना। तो कभी हम लोग इसके लिए भी रैली निकालें, है ना, ये फार्मर्स के लिए रैली निकल रही है, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तुम देखो ना, आजादी के बाद से लेकर आज तक जो भी रैली हमने निकाले वो सिर्फ मजहबी बुनियादों पर ही निकाले। जी, जब आप ये बोल रहे हैं कि रैली निकालना ये सारी चीज़ें हैं, मैं आप जैसा आप बताया कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट की भी ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से पहले सोशल एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जी और जी सोशल एंगेजमेंट के लिए वो लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, जो वो कम्युनिकेट करे आपकी चीज़ों को। तो आप अगर इस पे कुछ बात कर सकते हैं लैंग्वेज वाली बात, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि वी डोंट हैव दैट लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज की ज़रूरत है, यहाँ की लैंग्वेज जो ज़रूरत है। आपके पास फ़लस्तीन के लिए वो लैंग्वेज है, और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, उनके मसाइल के लिए यू हैव अ बेटर लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपके पास। व्हेयरएज़ इट लोग जो आपके बराबर। लोकल मसाइल के लिए जो लैंग्वेज है, या लैंग्वेज मैं लिटरल सेंस में लैंग्वेज नहीं कह रहा हूँ, जो आप हाँ जज़्बात हाँ हाँ, समझा समझा मैं। इन्वोक करते हैं आप वो लैंग्वेज से, वो वर्ड से, वो टर्मिनोलॉजी से, वो हाँ वोकैब्युलरी से, तो उस पर कुछ आपकी बात हो सकती है क्या इस पर? एंगेजमेंट के सिलसिले में, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग ऑल दिस डिस्कशन टू एंगेजमेंट। नहीं, बराबर। तो गैस जो बात मैं बोल रहा ना, कि जब हम ये चीजों में दिलचस्पी लेंगे, यानी हिंदुस्तान में, उसके मसाइल में, उसके लोगों में, है ना, यहाँ की तहजीबों में, यहाँ के मजहब में, है ना, तो फिर वो लैंग्वेज जो है हमको खुद ब खुद आएंगी। जब हम यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उस लेवल पर जाकर, उनके साथ बात करेंगे, तो हम लोग खुद ब खुद वो सीखेंगे, है ना। एज ऑफ नाउ तो हमारे पास नहीं है वो सारी चीजें कि जिससे हम जाके वो सोसाइटी में मिले। और जैसा हम लोग समझते कि वो हमसे नफरत करते, तो जाहिर है वैसे ही हिंदू भी हमारे बारे में समझते कि मुसलमान हमसे नफरत करते। तो ये तो अभी एक खलीज है और वो बढ़ती ही जा रही। तो मेरे ख्याल से सोशल एंगेजमेंट के प्रोग्राम जितने बड़े और जितनी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, तो उतना ज्यादा ये खलीज जो है ये कम हो। तो लैंग्वेज तो उसी सूरत में आएंगी जब हम चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। Then caste can also be a language or a vocabulary, because caste is not much discussed in our society, or at least in the Muslim circles. हाँ, कास्ट पर हम लोग यानी कभी जो कास्ट के मजालिम है, तो यानी अगर मुस्लिम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो इनिशियल एरा में तो मुसलमानों ने उसके लिए काफी अच्छा काम किया। लेकिन बाद में थोड़ा सा ऐसा हम लोगों ने जो एजेंडा सेट करे कि अगर इक्वल राइट्स होना है तो तुम इस्लामी कबूल कर लो, वहां क्यों रहना जब वो मजहब तुमको बराबरी के हुकूक नहीं दे रहा। उसके मुकाबले हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने जो है वो हिंदुओं के अंदर जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उनको उठाए भी, उनको सपोर्ट भी किए। तो वो टेंडेंसी हमारी वहीं से चली, यानी वहीं से जो माइंडसेट बना जब हम रूलर थे। यानी मुगलिया सल्तनत में भी अगर हम देखेंगे तो अपर कास्ट के साथ मिलकर हम लोग गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे थे, है हाँ, ना। मैं समझता हूँ कि ये 60 साल हम पर हम डिस्कस करें तो बेहतर होगा। 60, वी विल रेस्ट्रिक्ट टू 60 इयर्स, क्योंकि लैंग्वेज वहीं बदली है। हाँ, माइंडसेट तो सदियों में बनता। बहरहाल, तो 60 साल में भी क्या हुआ कि ज्यादातर हम लोग हमारे अपने मसाइल को लेकर ही फोकस्ड रहे। पार्टीशन, उसके बाद फसादात, तो उसके बाद हमारी अपनी आइडेंटिटी बचाना, अपनी कम्युनिटी को बचाना, उसके मजहबी तशख्खुस को बचाना। तो इसमें हम लोग इतने ज्यादा उलझ गए और इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो कब हम एक घेटों का शिकार हो गए और कब ये समाज से बाहर हो गए, तो वो उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो अब लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत है कि हम लोग थोड़ा बाहर निकल के, कास्ट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा बर्डन हो सकता तो वो कास्ट हो सकता। और उसको जो है हिंदुस्तान में तो मुसलमान ही उठा सकते हैं, और कौन उसको टैकल करेंगे। तो मेरे ख्याल से उसको तो हम लोगों ने एक एज अपॉर्चुनिटी भी, ये और एक मजलूम के साथ खड़े रहना, इंसाफ और वो सारी चीजें जो कुरान मजीद हमको बताता, तो उसके तहत भी हम लोगों ने उसको लीड करना चाहिए। जी गैस। एनी फर्दर क्वेश्चंस, ताकि ऐसा ना हो कि बस फ्यू मेंबर्स आर ओनली इंटरेक्टिंग, और कोई अगर इसमें अपनी तरफ से इजाफा करना चाहते हैं, अपनी जो भी बातें हैं हाँ, आप मतलब सवाल जरूर है, आप लोग जाहिर है सभी शेयर, लोग यहाँ लर्नेड है, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। or at least your basic ground experiences.
that also matters a lot. जी, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जिसकी बात अभी चल रही है, तारीखी तौर पे हिंदुस्तान में देखें तो सूफिया इकराम जिनके नाम आज भी ज़बान-ज़द खास आम हैं, वो जिस किस्म का एंगेजमेंट और एंगेज करने के लिए जो टूल्स क्रिएट भी किए हैं, तो जिसका सिलसिला अभी रुक गया है पिछले दहों या सदी से अगर कहा जाए जी, तो रिविजिट करना एक है कि क्या हुआ था मालूम करने के लिए, फिर उसके बाद उस नहज पे काम करना या उसको या कम से कम उस सिलसिले में बात करना, तो ये हमारे अंदर कोशिशें अभी ऐसा लगता है कि कम हैं या बिल्कुल ही कम है। खासकर वो लोग भी जो सूफिया इकराम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, वो खुद भी उसकी जानिब इशारा या कोई कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा लगता। तो आपको कैसा लगता है खास तौर पर इस प्रोस्पेक्ट में कि हिंदुत्व अपने उरूज पर है, हिंदुत्ववादी सोच और सारे मुल्क में उसका अपना उरूज है। सूफिया इकराम ने उस वक्त काम किया था जब ज़ाहिरन मुस्लिम हुक्मरान थे और उनके लिए माहौल फिर भी साजगार था। आज दोनों नहीं है, आज नहीं हमारे अंदर वो जज्बा और वो सोच है या दिल जी, और ना ही हमारे यहाँ माहौल साजगार है। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अभी वो एग्जैक्ट वो मॉडल चलेगा या नहीं ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल ही है ना? तो क्या जरूरी है वही मॉडल लगे, हम कोई नया भी डेवलप कर सकते हैं 21वीं सदी का मॉडल, जिसमें ज्यादा अभी कैसा है इसमें प्रैक्टिकली तो कुछ कहना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई मॉडल है ही नहीं अभी। तो वो तो हम लोगों को थोड़ा इज्तिहाद करके गौर व फिक्र करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके मॉडल बनाना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ तो कोई रेडीमेड मॉडल इस समाज के लिए हमारे पास नहीं है, यानी हिंदुस्तानी समाज का फहम ही हमारे पास कम है, तो उसका मॉडल तो थोड़ा सा सजेस्ट करना मुश्किल ही है। सूफिया का चलेंगे या नहीं चलेंगे वो कहना तो जरा मुश्किल है। और अगर मजीद किसी को कुछ ऐड करना है या अपने ख्यालात शेयर करना चाहते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, नॉट जस्ट मोनोलॉग। हमारे फजल भाई बहुत लर्नेड आदमी है, वो कुछ बोल नहीं रहे, काफी एक्सपीरियंसेस है उनके। मैं असल में दौरान सफर में अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सेशन अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, मेरा एक सवाल था अगर जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई का। शबीर भाई, मेरा एक सवाल ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, तो ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन कॉन्शियसली डूइंग हियर। आई हैव few of my colleagues who are Hindus, so I do everything to make sure I reach out to them. I do everything to be the best possible ambassador of my faith, and जैसा घर पे हमारे फेस्टिवल्स पे बुलाना, दावत देना, उन लोगों को खाने पे बुलाना, तो मैं ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन स्टिल आई फील दैट दे आर वेरी हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स। तो ये एंगेजमेंट करने से भी इसका मुझे कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा, बिकॉज समहाउ आई फील कि वो जहर इतना अंदर चला गया है कि समहाउ दे आर sort of not willing or not even sort of अब आप सोचें ये लोग ऐसे हैं who are IT professionals, so मैं एक अच्छे तबके के लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनका ये हाल है तो मैं सोचता हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या इवन लोअर क्लास, तो वो लोगों को कैसे आप चेंज करेंगे माइंडसेट? जब एक रैशनल आदमी अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सक रहा, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट बाय एंगेजिंग विद दीस पीपल दैट दे विल चेंज देयर अप्रोच towards us? Because at the end of the day it has to be mutual, right? अगर आप engagement कर रहे हैं तो आपका एक expectation होता है, right, that they will change the behavior. We are also trying to change our behavior towards them by being more socially inclusive. At the same time we also have expectations that they will reciprocate our feelings. तो आवाज चलेगी शायद। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अभी आ रही। हाँ नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि एंगेजमेंट इज दिस
जी, 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 हाँ जी, जी, हाँ, तो बोलता वही हूँ मैं इस पर। मैं अपना पर्सनल उसमें एक्सपीरियंस असल में शेयर कर रहा था। एक थोड़ा-सा जो है ना मतलब ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में एक बेसिक डिफरेंस एक और ये है कि मुसलमानों में जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं, है ना? तो उनका जो थॉट प्रोसेस रहता वो लिबरल है ना? यानी लिबरल इन द सेंस वेस्टर्न लिबरल नहीं, एक लिबरल रहता है यानी सबको इज़्ज़त करना, सबको हुकूक देना, ज़्यादा कम्युनल नहीं रहता, है ना? और जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कम्युनल रहते हैं, ऐसा मुसलमानों में होता है। हिंदुओं में सिचुएशन थोड़ी-सी उल्टी रहती है। जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, गाँव के रहते हैं या वो रहते हैं, वो लोग कम कम्युनल रहते हैं, है ना? और जो लोग एजुकेटेड रहते हैं, वो ज़्यादा कम्युनल रहते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा-सा उसका डिफरेंस है एक समाज का। तो ये एक इसलिए भी जो लोग जिन सर्कल में हम रहते, खुद मैं जहाँ रहता आईटी कंपनी है, लेकिन सभी के सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा कम्युनल है ना? तो अभी ये समाज तो बहरहाल है और ऐसा ही है, यानी इतनी नफ़रत अब यहाँ पर लोगों ने भर दी है। तो उसका हल क्या है? यानी एफर्ट्स ही हम लोगों को लेना है। सो थोड़े से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर हम कैटेगराइज़ करें, यानी इस्लामोफोबिया के रीज़न्स क्या है ना? यानी पॉलिटिकल रीज़न्स है, रिलीजियस रीज़न्स है, कल्चरल रीज़न्स है ना? नेशनलिज़्म की बुनियाद पर और हिस्ट्री की बुनियाद पर। तो अगर हम लोग थोड़ा-सा उसका स्टडी करें और बार-बार उसको डिस्कशंस में लाएँ, तो मेरे ख्याल से सूरत-हाल बदलेंगी, है ना? तो जिस बड़े पैमाने पर क्योंकि अभी पूरा फ्लो वन वे है ना, एक तरफ से जो है कई दहाइयों से नफ़रत फैलाई जा रही है और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं है रिस्पॉन्स। तो अब एक छोटी चीज़ को भी वो हेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और हम लोग थोड़ा-सा लेट जागे इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ेंगे। तो एफर्ट्स तो बहरहाल हमको लेना है, कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ा देर से मिलेंगी। तो और इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, मतलब ये एक सॉल्यूशन है फिलहाल। जब एंगेजमेंट की जैसा बात बताया और हमारे अभी मौसूफ ने कहा कि वो जो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही चीज़ें वहाँ पे, तो आपके जितने भी काम हैं उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, मतलब योर एग्जिस्टेंस इज नॉट मेकिंग अ डिस्टर्बेंस। वो फील करें कि मतलब ये कुछ ना कुछ ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा, मतलब आदमी अपनी हरकतों से। अगर आप उनको समझ एंगेजमेंट के नाम पे अगर आप खाना खिलाएंगे, बेशक खिलाइए, नहीं बोल के नहीं, बट उस दौरान जो डिस्कशन है वो बहुत मैटर करेगा। तुम और मैं दोनों भाई भाई है, ये गुफ्तगू से एंगेजमेंट नहीं होगा। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई थॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, सही है। वो नहीं होगा। यू आर ट्राइंग टू यू आर पैसिफाइंग द थिंग्स, यू आर नॉट सेइंग व्हाट यू वांट टू से। तो उस पे हमें 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 मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि टेक दैट कास्ट इशू इन इट्स। और आप कास्ट को अगर अच्छे से मतलब समझेंगे और उसकी जो रिफ्लेक्शन सोसाइटी के अंदर उसके माइंडसेट को कैसा सेट करता है कास्ट, जैसा शबी भाई ने कहा कि हिंदू सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कल्चर। सो नाउ द कल्चर हु सेज दैट इट इज बेस्ड ऑन कल्चर? ऑब्वियसली सेवाकरी कह रहा है कि दैट इज बेस्ड ऑन कल्चर। अब ये कल्चर के अंदर रिचुअल्स बताया गया, रिचुअल्स इतने कास्टिस्ट है, वो रिचुअल्स को आप डिसेक्ट करें और उस पर जब आप सवाल उठाएंगे, जब आप एंगेजमेंट के तहत, सोशल एंगेजमेंट के तहत आप जब वो रिचुअल्स के ऊपर सवाल उठाएंगे, अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम बोलेंगे कि वो तो एक रिलीजियस एक्ट है, वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द रिलीजियस टीचिंग्स एंड सो ऑन। ये जो हमारा जो डायलमा है भाई से कौम, व्हेनेवर वी ट्राई टू टेक अप दीज इश्यूज, जो सोशल एंगेजमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये डायलेमा से जब तक हम नहीं निकलेंगे भाई से कौम, तब तक वो हमें मतलब एक पैसिफाइंग फोर्स की तरह ही हम काम करेंगे, rather than putting our own original thoughts in their gatherings. I hope I have clarified. अगर कोई इस पे कोई इजाफा करना चाहते हैं तो मजीद वी कैन, बिकॉज हम 5 बजे तक यहीं पर है। जी, जी। नहीं अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात रखी आपने, वाज़ेह हो गई बात। Other participants also can join. जी, कास्ट के मामले में मेरा एक एहसास ये है कि एक
अगर हिंदू हैसियत कौम जिसे आज हिंदू कहा जाता है, वो लोगों को जब देखते हैं तो वो कास्ट के तौर पे देखते हैं। उनको एक ब्राह्मण दिखता है, एक राजपूत दिखता है, बनिया दिखता है, या दलित दिखता है, या महादलित, फला और चुना। और फिर उसी कैटेगरी में मुसलमान भी उनको दिखता है। लेकिन मुसलमान के लिए वो सिर्फ एक ही है, एक मोनोलिथ कैटेगरी में देखते हैं ये सारे कास्ट को, या बेसिकली रिलीजन के तौर पे ही हम देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, बल्कि हमें भी उनको कास्ट के लेंस से देखना है, नॉट बीइंग ए कास्टिस्ट, लेकिन कास्ट के लेंस से देखना जरूरी है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ। कॉलेज के अंदर उस्मानिया में हम लोग थे, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एंटर्ड इनटू अ मल्टी डाइवर्स कैंपस। तो हुआ ये कि मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कुलम क्या है, तेलुगु में कुलम पूछा वो। तो मुझे पता नहीं था मतलब कुलम माने क्या, तो मैंने बोला चलो मुसलमान बोल दिया मैं, और वो कबूल लिया वो मेरे सवाल को, ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट। तो बाद में जब मैंने पता किया कि तेलुगु में कुलम के माने क्या होते हैं, तो कुलम के माने तेलुगु में होते हैं कास्ट के, और मतम के माने होते हैं रिलीजन के। तो ही एक्सेप्टेड माई आंसर, ही वो ऑब्जेक्ट नहीं किया। जब वो पूछा कि तुम्हारा कुलम क्या है, और मैं जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूँ या मुस्लिम हूँ, हालांकि मेरी समझ में मुस्लिम माने एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, नॉट कास्ट आइडेंटिटी। लेकिन वो सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके नज़दीक रिलीजन और कास्ट आइडेंटिटी दोनों मिली हुई है। और उसके इमेजिनेशन, मैं आपको जस्ट एक बताता हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस कैसा क्रिएट होता है अगर हम इस पे कुछ काम सोच सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी कॉल्ड एज अब्दुल्ला रेड्डी और अब्दुल्ला वाल्मीकि और अब्दुल्ला क्या बोलेंगे आप, मादिगा अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मादिगा। तो वहाँ पे जो है उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होती है। एक नाम से हम उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसके नज़दीक कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी दोनों सेम है। If someone is a Reddy, he is a Reddy in his caste, and at the same time, he is a Hindu by his religion. But once you attach a Muslim name or a Persian or Arabic name, let's say Abdullah or say some other name or something of a Muslim origin, then it creates a confusion in the mindset of a person. तो वहां से आप एक डायलॉग शुरू करते। मैं अगर एंगेजमेंट जब से मैं कह रहा हूँ, तो मैं इस तरह की एंगेजमेंट की आपसे बात कर रहा हूँ। आई होप आई एम एबल टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू say or I'm trying to deliver. If you have anything to add on this, or if you want to contradict this or saying that no, this is wrong perception, it is better for more. जी, दरअसल ये जो मसला है, मतलब समझने के लिए मैं रख रहा हूँ कि जब इस यहाँ की कौम को जब डराया जाता है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि वो 25% से या 17% से 50%, 60% हो जाएंगे, बल्कि वो अपनी अपनी कौम को एज ए कास्ट देखते हैं, और मुसलमानों को भी जब वो एज ए कास्ट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मुसलमानों का या हाईएस्ट परसेंटेजेस में निकल आता है। तो जो एक आम आदमी के लिए समझना आसान है कि हाँ, ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं। उसकी मिसाल ऐसी है कि मैं जिस टाउन से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ की आबादी 60-70 हजार की है। यहाँ पे महल्लों में लोग रहते हैं, एक एक कॉलोनी या महल्ला का है, और एक एक महल्ला एक कास्ट के लोगों का है। खासकर जो दलित लोग होते हैं वो गांव के बाहर वाले इलाके में थे पहले जो गांव था, अभी वो फिर भी पेरिफेरीज में रहते हैं। मुसलमानों के भी कुछ महल्ले हैं, तो उनके लिए ये है कि फला महल्ला दलित का है, फला किसी और जात का है, और ये जो महल्ला है मुसलमानों की बातें हैं। जी। तो आप जब वो देखेंगे हमारे टाउन में, अगर आप लगाएं मिसाल, तो 25% मुस्लिम महल्ले हैं, और बाकी के 75% में 10% किसी एक जात का है, 15% किसी और जात का है, 20% किसी और जात का है। तो उस नजरिए से आप देखेंगे तो ये जो स्फीयर साइकोसिस है वो समझ में आती है, और वो कहीं ना कहीं रेशनलाइज होती है उनके एस्पेक्ट से। आई होप कि हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। अगर किसी को और कुछ ऐड मजीद इसमें नहीं है, हम शबीर भाई से अपने आखिरी वर्ड्स लेते हैं सेशन के अंदर, या अगर किसी को ऐड करना है तो वी वेलकम।
ठीक है, कंक्लूड किया। We will move to the conclusions. शबी भाई, आपसे यही पूछना था कि would you like to have another class, one more class, or 2 classes were sufficient for you? तो अभी जो चीजें थी इसमें तो टॉपिक तो काफी मतलब बड़ा है वो। सो जो भी था मैंने पॉलिटिकली उसको बयान कर दिया। अगर आप लोगों को और कोई चीज में जरूरत महसूस होती है कि ये पॉइंट पर हम लोग और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? कि जैसे एक दूसरी जगह भी मेरे ये सेम सीरीज चल रही, तो वहाँ तो ऑलमोस्ट 8 लेक्चर इस पर टॉपिक पर हो गए, है ना? और अभी तक हम लोग सिर्फ सावरकर पर आए। तो अगर आप लोगों को और लगता है कि किसी टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए इसमें से थोड़ा डेप्थ में, तो देखिए मैं तो इंशाल्लाह अवेलेबल रहूंगा, हम लोग कर सकते हैं वैसा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप अपना मुझे मतलब जो कंसर्न्स हैं आपके, आप मतलब हिंदुत्व के अंदर या आरएसएस के अंदर भी आप किसी कोई एक शख्स को पढ़ना चाहते हैं, जैसा सेवाकर एक अलग उसकी अपनी फिलॉसफी हो गई, उसके बाद आप दीनदयाल उपाध्याय की अपनी अलग फिलॉसफी है, फिर गोवालकर है या मिलिटेंट हिंदुत्व है, इन कुछ चीज़ों पर या लिटरेचर एस्पेक्ट के अंदर जो हिंदुत्व रिफ्लेक्ट करता है, उस तरह के कुछ आप सब टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं शबी भाई से बात करके नेक्स्ट वीक होपफुली ऑन द सेम डे एंड सेम टाइम हम उसको सेशन रख सकते हैं। आप अपनी जानिब से पार्टिसिपेंट्स आप अपनी जानिब से भेजिए अपने सब टॉपिक्स। रही बात, एक कंसर्न ये है कि पिछली बार जैसा हमने आपको मैसेज भिजाया था कि इट इज़ मस्ट एवरीवन ऑफ यू टू अटेंड दिस सेशंस at the same time please read the basic text that is being given to you। the ये सेशंस का जो हमने टेक्स्ट दिया था आपको वो था हिंदुत्व, जो 137 पेजेस की बुकलेट है सेवाकर की। वो अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, मतलब वो जो लैंग्वेज समझ में आती है कि क्यों कोई बीजेपी का एमएलए कहता है कि दे आर मिनिएचर पाकिस्तान इन इंडिया, छोटे 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 पाकिस्तान है, आइलैंड्स। इवन राजा सिंह जो है यहाँ का ही सेज दैट कि ओल्ड सिटी इज मिनी पाकिस्तान। वो कौन सी सोच है उसको आमादा कह रही है कि कर रही है कि वो सारी बातें कहें, तो वो उसके जहन को समझने के लिए और उसी की जबान में आपको बात करने के लिए उससे ये मस्ट है कि आप जो है ना उसके उनके टेक्स्ट को पढ़ें। मैं या शबीब भाई कितना भी बोलें, हम भी कहीं ना कहीं आपके ही समाज का हिस्सा है, तो हम वो बयास हमारे अंदर रहेगा। जब आप खुद टेक्स्ट पढ़ेंगे या आप जाकर के फिर एंगेज करेंगे उनसे, तो आपको कई सारी चीजें और इंट्रिकेसीज आपको पता चलेंगी कि ये मुद्दों पे आप बात करेंगे तो बहुत सेफ साइड रहेंगे, आप ये मुद्दा उठाएंगे तो नुकसानदेह होगा। वहां से आप सीखेंगे। तो उसके इंशाल्लाह कुछ नए डिस्कशंस होंगे आने वाले सदियों में, या समझिए आप आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम ये इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी नाम की चीज से बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स अ लॉट। और शबीब भाई, आप वुड लाइक टू ऐड समथिंग एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, जज़ाकल्लाह, मतलब आप लोगों का अच्छा लगा मुझे सेशन, खासतौर से इंडियन सोसाइटी और उसको समझना। तो जैसे डिस्कशन में आज भी बात आई कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडियन फ़ील नहीं करते, है ना? इसलिए हिंदुस्तान के मसाइल में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। तो उस एतबार से आप लोगों की कोशिश बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला एक कोशिश को कामयाब करे और जो भी इससे मकासद आप लोग हासिल करना चाह रहे, तो वो हासिल हो। और वो बल्कि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे आप लोग इसको ले जाएँ। थोड़ा कोई और प्रैक्टिसिंग मॉडल बनाकर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, तो उनके लिए कोई मॉडल इस डिस्कशन से निकले, कोई प्रैक्टिकल मॉडल, ताकि जो प्रॉब्लम्स है पूरी उम्मत के सामने वो सॉल्व हो। तो जज़ाकल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ 2 वीक में डिस्कशंस करके, और आपके क्वेश्चंस और काफ़ी मैच्योर्ड और इंटेलेक्चुअल लेवल के सवालात आए आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे दोनों से। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सेम टाइम सेम डे। अल्लाह हाफिज़।